नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेजस आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। हम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो लाइव क्लासेस सीजीपीएससी के लिए जो सीरीज़ है क्रैश कोर्स का वो चला रहे हैं। उसी के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स पर क्लासेस हो चुकी हैं। आप लगातार हमारी क्लासेस से अगर जुड़े हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल जियोग्राफी और उसका जो अभी लेक्चर का सीरीज़ है वो कंटिन्यूएशन में है, और उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का भी जो जियोग्राफी है, छत्तीसगढ़ का जो भूगोल है, उससे रिलेटेड लेक्चर्स की भी सीरीज़ कंटिन्यूएशन में है। तो इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उनमें हमने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन से लेकर के वहाँ की मिट्टियाँ इत्यादि के बारे में पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के भूगोल में, वो टॉपिक है आपका छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र। चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत सारे क्वेश्चन विगत वर्षों में इस टॉपिक से आए हुए हैं, तो ध्यान से इस टॉपिक को समझिएगा। और इसमें किसी भी प्रकार की आपको परेशानी होती है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र। देख सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का जो नदी अपवाह तंत्र है, नदी अपवाह तंत्र जो छत्तीसगढ़ का है, पहली चीज़ तो ये कि नदी का अपवाह तंत्र कहते किसे हैं। देखिए क्या होता है कि नदी का जो एक उद्गम स्थान होता है और एक विसर्जन स्थान होता है। उद्गम अर्थात जिस स्थान से नदी निकलती है, जहाँ से उसका जन्म होता है, और विसर्जन स्थान अर्थात जहाँ पर जा कर के नदी एक बृहत जल स्रोत में, जैसे कि महासागर या सागर इत्यादि में मिल जाती है। अपनी पूरी की पूरी जो जल राशि है, वर्षा के जल द्वारा जो इकट्ठा किया गया जल राशि है, या फिर ध्रुवीय क्षेत्र की नदियाँ हैं तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ़ के पिघलने से जो जल राशि उत्पन्न हुई है, उन सभी जल राशियों को इकट्ठा करके नदियाँ क्या करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक के उसको पहुँचाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब एक नदी का प्रवाह होता है, जब एक नदी का प्रवाह होता है तो नदी के आसपास के क्षेत्र से भी बहुत सारे छोटे छोटे जल स्रोतों का जो उद्गम होता है, उनसे भी छोटे छोटे नालों के रूप में या छोटी छोटी नदियों के रूप में अन्य नदियां भी उद्गमित होती हैं। जिस प्रकार एक प्रमुख नदी होती है, बड़ी नदी होती है, वो संपूर्ण जल राशि का संग्रहण करके एक बड़े जलाशय में यानी सागर में या महासागर में प्रवाहित करती है, उसी प्रकार से जो एक बड़ी नदी है, तो बड़ी नदी में भी अपना स्वयं की जल राशि के अतिरिक्त आसपास के जो छोटे नदी नाले हैं या छोटी छोटी जो नदियां हैं, वह भी अपनी जल राशि को इस बड़ी नदी में समाहित करती हैं। तो इस प्रकार से एक मुख्य नदी और उससे जुड़ने वाली बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ, इन सभी का जो एक पूरा का पूरा प्रवाह तंत्र बनता है। प्रवाह तंत्र यानी एक जाल जैसा बनता है जिसमें अलग अलग क्षेत्र से उद्गमित नदियां होती है और एक मुख्य नदी भी होती है। तो उसी पूरे के पूरे एक जाल नुमा संरचना को ही हम क्या बोल देते हैं, नदी अपवाह तंत्र बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो जल संसाधन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है, बहुत ही संपूर्ण है। इसमें जो हर एक जो क्षेत्र है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर नदियों का प्रवाह ना हो या जल राशि जो है वहाँ पर उपलब्ध ना हो। तो हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं पर किसी न किसी रूप में नदियाँ विद्यमान हैं। नदियों से आप जानते हैं कि नदी का कितना इम्पोर्टेंस है, कितना ज़्यादा महत्व है। पुरानी जो हमारी सभ्यताएं हैं, सभी का विकास इन्हीं बड़ी बड़ी नदियों के जो तटीय क्षेत्र हैं या आसपास के जो क्षेत्र हैं, उन्हीं क्षेत्रों में विकास हुआ है। तो नदी जल राशि या नदी अपवाह तंत्र की दृष्टि से हमारा जो छत्तीसगढ़ है बहुत ही संपूर्ण है, बहुत ही समृद्धशाली है। तो संपूर्ण प्रदेश का जो पूरा का पूरा नदी अपवाह तंत्र है, उसको कितने भागों में बांटा गया है, आइए देख लेते हैं। ये जो पूरा का पूरा नदी अपवाह तंत्र है, देख सकते हैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो नदी अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ प्रदेश का, उसको मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 5 भाग हैं देख सकते हैं आप। ये सबसे पहला है आपका कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र जो है हमारा कितना एरिया कवर कर रहा है, महानदी अपवाह तंत्र हमारा 56.11%, यानी कि संपूर्ण अपवाह तंत्र को यदि हम पूरा का पूरा 100% मान लें, छत्तीसगढ़ का जो संपूर्ण नदी अपवाह तंत्र है उसको 100% मान लिया जाए, तो उसमें से आधे से ज़्यादा यानी लगभग 56.11% का जो हिस्सा है या जो योगदान है वो किसका है, महानदी अपवाह तंत्र का है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं दूसरा जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है वो कौन सा अपवाह तंत्र है, गोदावरी अपवाह तंत्र। तो गोदावरी अपवाह तंत्र का योगदान पूरे अपवाह तंत्र में कितने प्रतिशत का है, 28.62% का योगदान है।
इसी प्रकार से तीसरे क्रम पे आता है गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र इसलिए कहा गया है, गंगा हमारे राज्य से होकर के बहती नहीं है। गंगा जो है वो हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर के बहती है, हमारे राज्य से होकर के नहीं निकलती है। परंतु गंगा की एक जो बहुत ही प्रमुख सहायक नदी है, कौन सी नदी है? सोन नदी। और इस सोन नदी में हमारे राज्य के उत्तरी क्षेत्र यानी पूर्वी बुंदेलखंड का पठार और जशपुर पहाड़ प्रदेश से जो उद्गमित नदियां हैं वो जा करके इस सोन नदी में अपनी जल राशि समाहित करती हैं, यानी सोन नदी की सहायक नदियां बनती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी नदियां गंगा नदी की भी सहायक नदी बनती हैं। तो इसलिए गंगा नदी अपवाह तंत्र का भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। इसी प्रकार से जिस प्रकार से गंगा नदी अपवाह तंत्र है, गंगा हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरती है, उसी प्रकार से नर्मदा नदी जो है हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। हमारे राज्य की कुछ नदियाँ जो हैं वो नर्मदा नदी की भी सहायक नदियाँ हैं। इस प्रकार से नर्मदा नदी अपवाह तंत्र का भी अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, ब्राह्मणी नदी का भी जो अपवाह तंत्र है इसका भी हमें छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र में अध्ययन करना है। तो देख सकते हैं 5 भागों में बांटा गया है। सबसे ज़्यादा जो है वो महानदी अपवाह तंत्र का है, दूसरे नंबर पर गोदावरी अपवाह तंत्र का है और तीसरे नंबर पर जो है वो कौन सा है? गंगा नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे हम देख सकते हैं कि इन अपवाह तंत्रों को मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि पहले मैं आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा, फैक्ट्स के बाद आपके सामने मैप रखूंगा, या कई बार हम पहले मैप को देख लेंगे, मैप में सारी चीज़ों को समझ लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम उसको फैक्ट्स के माध्यम से क्लैरिफाई करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं महानदी अपवाह तंत्र। यहाँ पर आप देख लीजिए महानदी अपवाह तंत्र। एक सेकंड के मैं आपके लिए ये मैप को पूरा का पूरा जूम कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही घनिष्ठ अपवाह तंत्र है। देख सकते हैं कितनी सारी नदियाँ हैं। नीले रंग से जो बहने वाली जितनी भी लाइनें आपको दिख रही है, नीले रंग से जितनी भी लाइनें बनी हुई है यहाँ पर, वो सारी की सारी नदियाँ हैं। तो इसको आप पहले देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, देख लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं यहाँ पर स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और देख सकते हैं यहाँ पर कि कितना विस्तृत जो है ये आपका नदी अपवाह तंत्र है। कितना विस्तृत आपका जो है ये नदी अपवाह तंत्र है। यहाँ पर इसमें बहुत सारी नदियों का विस्तार है। देख लीजिए, बहुत सारी नदियों का विस्तार है ना भाई? ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये जो मैप्स आपके लिए मैं बना करके लाता हूँ ये मेरे खुद के ड्रॉ किए हुए मैप्स हैं। रेफरेंस मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं से लिया है, लेकिन ये मेरे खुद के ड्रॉ किए हुए मैप्स हैं। तो हाथों से ड्रॉ करने का एक फ़ायदा ये है कि जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, आपको भी मैं ये टिप दे रहा हूँ अपने पढ़ने के लिए, जब भी आप सीजी ज्योग्राफी के बारे में पढ़ाई करें तो जो भी चीज़ें आप हाथों से ड्रॉ कर सकते हैं, मैप्स को अगर आप बना सकते हैं तो बहुत ही अच्छा हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम सुंदर मैप बने, लेकिन आपको याद रखने में आसानी होगी। तो कोशिश करिए कि मैप को आप ड्रॉ करें। ड्रॉ करने के बाद उसमें जो भी चीज़ें आप दिखाना चाहते हैं, सपोज़ नदी अपवाह तंत्र का नदी दिखाना चाहते हैं, या आप खनिजों को दिखाना चाहते हैं, वन क्षेत्र दिखाना चाहते हैं, शैल समूह भूगर्भिक संरचना में दिखाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को आप खुद से याद करके ड्रॉ करने की कोशिश करिए, बनाने की कोशिश करिए। उससे होता क्या है कि आपको वो चीज़ें खुद से ड्रॉ करने पर बहुत अच्छे से मेमोराइज होती हैं, बहुत अच्छे से वो याद रहती हैं। तो जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठेंगे, क्वेश्चन को फेस करेंगे, तो उस टाइम पे यदि आपने खुद से किया है, ड्रॉ किया है, तो वो चीज़ें आपको आसानी से कोरिलेट होंगी दिमाग में और आप आसानी से उसका जो आंसर है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ याद करना या रटना संभव नहीं है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं महानदी अपवाह तंत्र किस प्रकार से है। सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे मैप में आपका महानदी कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए। नीचे यहाँ पर आएंगे, ये जो आपका कहाँ पर सिहावा पर्वत देखिए कहाँ पर है। सिहावा पर्वत हमारा कहाँ पर स्थित है, ये धमतरी जिला है। ये पूरा का पूरा आपका ये यहाँ पर जो है ये धमतरी जिला है, इस प्रकार से। ठीक है, इस धमतरी जिले में ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको और जूम कर दूं मैं इसको, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि सिहावा पर्वत हमारा कहाँ पर है। ये आपका यहाँ पर आएगा सिहावा पर्वत। ये इसी सिहावा पर्वत से आपका ये महानदी का उद्गम हुआ है। देख सकते हैं पहले कहाँ पर प्रवाहित हो रही है, धमतरी में प्रवाहित हो रही है।
धमतरी से ये कहाँ पर प्रवेश कर जा रही है, ये आपका प्रवेश कर जा रही है कुछ कुछ क्षेत्र जो है ये कांकेर का क्षेत्र आ गया। कांकेर से निकल करके ये कहाँ पर चली गई, ये आपका आ गया लगभग कुछ क्षेत्र कहाँ का आ गया, बालोद का आ गया। बालोद से वापस ये धमतरी में होती हुई इस प्रकार से ये निकल रही है। धमतरी से आगे देखेंगे हम, आगे कहाँ पर जा रही है, आगे आप देखो कि धमतरी से आगे निकल करके ये जा रही है किस तरफ, ये कौन सा एरिया हो गया, ये हल्का सा इसने टच किया किसको, ये टच किया आपका गरियाबंद एरिया। गरियाबंद के बाद आप आ जाओ किसमें, ये जो आपका आ जाएगा ये बलौदा बाजार का एरिया। बलौदा बाजार से ऊपर आप आ जाओ इधर, ये आपका आ जाएगा जांजगीर चांपा का एरिया, ठीक है। और इस प्रकार से होती हुई ये जो है जांजगीर चांपा का एरिया है, ठीक है। जांजगीर चांपा के आगे आप जाओगे तो जांजगीर चांपा के आगे आपको क्या मिलेगा, देख सकते हैं जांजगीर चांपा के आगे इस प्रकार से ये होते हुए ये कहाँ पर प्रवेश कर जा रही है, उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर जा रही है, ठीक है। तो ये मुख्य नदी हुई महानदी। महानदी को हम क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की जीवनदायिनी भी कहते हैं। मुख्य रूप से जो इसका विस्तार है वो कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में, आप देख सकते हो अच्छे से। अब महानदी की जो सहायक नदियाँ हैं, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं महानदी की। कुछ नदियाँ इसमें उत्तर की ओर से आकर के मिलती हैं, कुछ नदियाँ जो है इसमें दक्षिण की ओर से आकर के मिलती हैं। तो देख सकते हैं यहीं पर जहाँ पर महानदी का उद्गम हुआ है वहाँ पर ये 3 नदियाँ यहाँ पर इसकी सहायक नदी बन जा रही हैं। पहली तो है आपका कौन सा, हटकुल, देख लीजिए कहाँ पर है, ये आपका बन रही है हटकुल नदी, ठीक है। फिर इसके बाद एक बन रही है दूध नदी। दूध नदी जो है कांकेर में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बाद एक बन रही है छिनार नदी, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए, ये महानदी से जुड़ी हुई और कौन सी नदी है, ये है आपका सिलियारी नदी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाइए, सिलियारी नदी के बाद और कौन कौन सा है, और कौन सी नदी है इसमें आप देख सकते हो, ये आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, ये पैरी नदी, ठीक है। हमारा जो राजकीय गीत है छत्तीसगढ़ राज्य का जिसमें इसका उल्लेख होता है, ठीक है, पैरी नदी का, है ना, अरपा पैरी के धार, जो पहली लाइन है उसी में ही इसका उल्लेख होता है। तो अरपा नदी और पैरी नदी का जो है यहाँ पर उल्लेख मिलता है हमको हमारे राजकीय गीत में। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सूखा नदी है, ठीक है। फिर ये बागनई नदी है, ठीक है, इस प्रकार से। और ये जोंक नदी भी है, जोंक नदी भी आकर के आपका इसमें समाहित होती है। ये कोडार नदी है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक, ये देख लिया आपने। इसके बाद आगे बढ़िए, आगे इसमें जाएंगे तो बहुत सारी नदियाँ यहाँ पर। अच्छा, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जिसको कि हम इधर से बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये राजनांदगांव में आपका स्थित है, पाना बरस की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो पाना बरस की पहाड़ियों से उद्गम होता है किसका, शिवनाथ नदी का। शिवनाथ जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। महानदी की एक प्रमुख सहायक नदी कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी है। तो देख सकते हैं कहाँ से उद्गम हुआ इसका, राजनांदगांव जिले से उद्गम हुआ, ये राजनांदगांव। अभी हम केवल महानदी की चर्चा कर रहे हैं, महानदी का जो यहाँ पर आपका दक्षिण क्षेत्र में जो कुछ नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं उसके बारे में मैंने बताया। अब एक और जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी है, महानदी की सहायक नदी, वो है शिवनाथ नदी। अब शिवनाथ नदी में आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए शिवनाथ नदी भी अपने आप में बहुत बड़ी नदी है, तो इसकी भी कई सारी सहायक नदियाँ होंगी। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं ये देख सकते हो आप, घुमरिया नदी है, यहाँ पर ये एक छूरा नदी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख लीजिए ये तांदुला नदी, ठीक है, बालोद जिले से होकर के बहती है तांदुला नदी, ये खरखरा नदी, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे आगे कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पर, ये आमनेर नदी है, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आमनेर नदी से आगे बढ़ जाइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा, यहाँ पर एक मुस्का नदी करके दिया हुआ है, ये है मुस्का नदी, ठीक है। ये आमनेर नदी है आपकी, ठीक है। ये पिपरिया, ये सुरही, ठीक है। इस प्रकार से ये सारी की सारी शिवनाथ नदी की क्या है, सहायक नदी। ये शिवनाथ नदी आपकी निकल रही है, ठीक है। एक यहाँ पर एक हाफ नदी है, ठीक। और ये यहाँ पर आगे आ जाइए, ये आ जाइए आपका मधुकू द्वीप में, ठीक है। मधुकू द्वीप के पास ये शिवनाथ नदी आगे चल रही है। शिवनाथ नदी आगे जा करके कहाँ पर मिल रही है देख सकते हैं आप, ये शिवनाथ नदी आगे जा रही है, ठीक है। इसमें और कौन कौन सी नदी आकर के मिल रही, आगर नदी, ठीक है। और इसके बाद कौन सा है आपका, मनियारी नदी, ठीक है। फिर ये खारंग नदी, फिर ये आपका लीलागर नदी, ये सब इसमें आकर के मिल रही है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आगे बढ़ जाइए यहाँ पर, ठीक। तो महानदी में आकर के इनका संगम हो गया यहाँ पर, ठीक है। और इनमें और जो महानदी में ऊपर से आने वाली नदियाँ हैं, हसदेव नदी, ये देख सकते हो आप कहाँ से आ रही है हसदेव नदी, ये आप ऊपर से देख सकते हो कौन कौन सी नदियाँ इसमें महानदी में आकर के मिल रही हैं। देखिए ये मनियारी हमने देख लिया था, ये मनियारी नदी इस प्रकार से आई, आगर नदी इस प्रकार से आई, ये घोंगना एक नदी है,
ये अरपा नदी है, जिसका भी उल्लेख किसमें होता है, हमारे राजकीय गीत में होता है। खारंग नदी इस प्रकार से, लीलागर नदी ये इस प्रकार से देख लीजिए। इसके बाद एक प्रमुख नदी है हसदेव नदी, ठीक है। हसदेव नदी में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है बांध परियोजना है, कौन सी, हसदेव बांध परियोजना। इसके बाद आप देख सकते हो इसमें एक ये बोरई नदी, इसके बाद आप देख सकते हो ये मांड नदी, ठीक है। मांड नदी की एक और सहायक नदी है कुरकुट नदी, फिर ये आपका केलो नदी, ठीक है। और इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारा कौन सी नदी बच गई, ये यहाँ पर बच गई आपकी कौन सी नदी, ये देख सकते हैं आप, ये ईब नदी, ये भी एक महानदी की सहायक नदी है। लेकिन ईब नदी जो है ये हमारे राज्य में बहती जरूर हमारे राज्य से है, लेकिन इसका जो संगम है वो महानदी में हमारे राज्य के भीतर नहीं होता, राज्य से बाहर उड़ीसा के क्षेत्र में, ये संबलपुर के आसपास। ये देख लीजिए यहाँ पर आपका इसका ईब नदी का किससे संगम होता है, महानदी से संगम होता है, ठीक है। तो इसमें ये जो मैप है बहुत ही घनिष्ठ मैप है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। मैंने समय दिया था आपको स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया होगा तो स्क्रीनशॉट में आप आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारी महानदी की सहायक नदी, महानदी की जो प्रमुख सहायक नदी है वो कौन सी सहायक नदी है, शिवनाथ नदी है, और शिवनाथ की बहुत सारी सहायक नदियां हैं। इसी प्रकार से महानदी में उत्तर की ओर से आने वाली बहुत सारी नदियां हैं, दक्षिण की ओर से आने वाली बहुत सारी नदियां हैं। ये सारी की सारी नदियां महानदी में आकर के अपनी जलराशि को समाहित करती है। तो इस पूरे मैप में क्या क्या बताया गया है, इस पूरे मैप में आपको यही सब बताया गया है कि नदियों का उद्गम स्थान कौन कौन सा है, ठीक है, किन किन स्थानों से क्या है नदियों का उद्गम हुआ है, और वो किस प्रकार से आकर के किस स्थान पर महानदी में क्या हो रही हैं, सम्मिलित हो रही हैं, उसकी सहायक नदियां बन रही है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इसको। अब एक बार फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स को देखने के बाद फिर से हम उसको कोरिलेट करते जाएंगे मैप से कि किस प्रकार से वो फैक्ट्स जो है वो मैप में हमको दिख रहे हैं या फिर प्रदर्शित हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट जो है आपका ये महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या फैक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये ध्यान से देख लेते हैं हम लोग। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है कि यह जो अपवाह तंत्र है, कौन सा, महानदी अपवाह तंत्र जो है वो प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसका विस्तार कहाँ पर, मुख्य रूप से मैदानी भाग में, यानी छत्तीसगढ़ का जो मैदान है उसी क्षेत्र में है इसका विस्तार। इसका ढाल किस ओर है, ढाल इसका पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर होने की वजह से ही जब इसका उद्गम होता है कहाँ से, सिहावा पर्वत से जब इसका उद्गम होता है तो ये अपना प्रवाह क्षेत्र बनाते हुए बहते हुए किस तरफ प्रवेश कर जाती है, उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर जाती है। क्यों, क्योंकि उड़ीसा राज्य आपका छत्तीसगढ़ के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद आप देखोगे कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा इसका विस्तार है, कितने एरिया में, कितने क्षेत्रफल में है, लगभग 75,858 वर्ग किलोमीटर में ये विस्तृत है, क्या, महानदी का अपवाह तंत्र। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इस अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी कौन सी, देख सकते हैं यहाँ पर प्रमुख नदी है आपकी महानदी। इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, पहले मैंने बताया था कि छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है। कुल लंबाई जो है महानदी की, जहां से उद्गम है और जहां पर विसर्जन होता है वहां तक की कुल लंबाई यदि आप देखोगे तो कितनी है, 858 किलोमीटर। लेकिन क्या ये कुल लंबाई पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ में, नहीं, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में बहता है और कुछ हिस्सा इसका कहाँ बहता है, उड़ीसा राज्य में बहता है। तो छत्तीसगढ़ में इसकी कितनी लंबाई है, छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई केवल कितनी है, 286 किलोमीटर की है। ध्यान रखेंगे इस बात को कि छत्तीसगढ़ में महानदी कितने किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है, केवल 286 किलोमीटर की लंबाई में प्रवाहित होती है। इसी वजह से ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी नहीं है। छत्तीसगढ़ की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, वो है शिवनाथ नदी, जिसकी लंबाई कितनी है, 290 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखेंगे इस फैक्ट को। इसके बाद आप देख सकते हो उद्गम, हमने देखा था मैप में, महानदी का उद्गम कहाँ पर है, सिहावा पर्वत से है। सिहावा पर्वत कहाँ पर स्थित है, धमतरी जिले में स्थित है। इसका विसर्जन कहाँ पर होता है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में कहाँ पर, कटक के निकट। कटक जो है वो उड़ीसा का एक प्रमुख स्थान है, उड़ीसा राज्य का एक प्रमुख स्थान है। तो कटक के निकट बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन होता है। अब आप देख सकते हैं कि महानदी के जो तटवर्ती नगर हैं, कौन कौन से तटवर्ती नगर, देख लीजिए। पहला आता है महानदी का जो सबसे फेमस, सबसे जो प्रमुख जो तटवर्ती नगर है वो कौन सा है, राजिम। राजिम क्यों फेमस है आप सभी को पता है, यहाँ पर मेले का आयोजन होता है। इसके अलावा धार्मिक दृष्टिकोण से भी राजिम का बहुत ही विशेष महत्व है। तो राजिम को क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्यों धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ना केवल वहाँ पर मंदिर इत्यादि स्थित है,
बल्कि वहाँ पर जो धार्मिक महत्व होने का एक प्रमुख कारण है वो ये है कि यहाँ पर एक संगम भी स्थित है। संगम क्या होता है? जब दो या दो से अधिक नदियाँ, दो नदियाँ नहीं, कम से कम 3 नदियाँ होनी चाहिए, तो कम से कम 3 नदियाँ जब एक स्थान पर आकर के एक दूसरे से मिलती हैं या समाहित होती हैं, या उनमें से एक प्रमुख नदी हो और 2 सहायक नदियाँ हो, आकर के एक स्थान पर एक दूसरे से मिले, तब उस स्थान को हम क्या बोल देते हैं? संगम बोल देते हैं। ठीक है, तो राजिम में कौन कौन सी नदी मिल रही है? पहली आपकी महानदी मिल रही है, दूसरी आपकी कौन सी नदी मिल रही है? पैरी नदी मिल रही है, और तीसरी कौन सी नदी मिल रही है? सोढ़ुर नदी मिल रही है। ठीक है, तो राजिम में इन तीनों नदियों का संगम होता है। ठीक, इसके बाद आगे कहाँ पर है और कौन कौन से जो तटीय नगर हैं इसके तट पर स्थित है महानदी के? ये आपका आ जाता है सिरपुर, सिरपुर का भी बहुत ऐतिहासिक महत्व है। आरंग, आरंग भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पलारी, चंपारण, शिवरी नारायण, ये जितने भी क्षेत्र हैं ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी शुरू में ही मैंने लेक्चर में बताया था कि सभ्यता का जो विकास होता है वो सदैव नदी घाटी क्षेत्र में या नदी तटीय क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, तो जहां जहां आपका नदी का तटीय क्षेत्र होगा उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे निश्चित रूप से उनका ऐतिहासिक महत्व अवश्य होगा। ठीक है, फिर इसके अलावा देख लो एक और संगम इसमें बनता है, कौन कौन सा? महानदी के साथ शिवनाथ नदी और जोंक नदी का जब संगम होता है, महानदी में शिवनाथ नदी और जोंक नदी जब मिक्स होती है, मिलती हैं, तो एक संगम बनता है। ठीक है, वो इसके अलावा और कौन कौन सा क्षेत्र है? ये महानदी में जो शिवनाथ नदी और जोंक नदी जिस स्थान पर मिलती हैं वो है आपका शिवरी नारायण। ठीक है, 3 संगम इसमें स्थित हैं महानदी में। पहला है आपका राजिम, जहां पर राजिम में कौन कौन सी नदी मिल रही है महानदी में? आपका पैरी और सोढ़ुर। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा संगम है वो कौन सा है? शिवरी नारायण है। शिवरी नारायण में कौन कौन सी नदी मिल रही है महानदी के साथ? शिवनाथ और जोंक नदी। फिर तीसरा जो आपका संगम है वो कौन सा है? चंद्रपुर का है। चंद्रपुर में महानदी में कौन कौन सी नदी मिल रही है? एक तो आपका महानदी खुद में है, ये मंद नहीं है, ये एक्चुअल में है मांड। ध्यान दीजिएगा, ये करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर मंद न लिख करके ये है आपकी मांड नदी और कौन सी? लात नदी। ठीक है भाई, तो मांड नदी और लात नदी जहां पर महानदी में मिलती हैं, अपनी जल राशि समाहित करती हैं, वो स्थान कौन सा है? चंद्रपुर। ठीक है, तो इस प्रकार से महानदी में क्या है? 3 संगम स्थित हैं। और कौन कौन से तटीय नगर हैं ये आप देख चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र यानी कि उसका उद्गम जहां से हुआ है और किन किन जिलों से होकर के वो बहती है, कहाँ कहाँ से होकर के किन किन क्षेत्रों से होकर के निकलती है, उसको हम कहते हैं उसका प्रवाह क्षेत्र। तो देख सकते हैं सबसे पहले उसका उद्गम कहाँ से हुआ है? धमतरी से, धमतरी के सिहावा पर्वत से। वहाँ से फिर वो कहाँ गई थी? कांकेर के क्षेत्र में प्रवाहित हुई। कांकेर से निकल करके बालोद, बालोद से निकल करके रायपुर, रायपुर से होकर के गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर, चांपा और रायगढ़। ठीक है, तो इतने क्षेत्रों से महानदी का प्रवाह होता है। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को। इसके बाद क्या है? प्राचीन काल में महानदी का क्या नाम था? प्राचीन काल में जो महानदी का नाम था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है सीजीपीएससी के क्वेश्चंस में। कनक नंदिनी। महानदी को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? कनक नंदिनी के नाम से जाना जाता था। इसको मैं और आपके लिए जूम कर देता हूं, ये आप देख लीजिए। ये प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था महानदी को? महानदी को प्राचीन काल में जाना जाता था कनक नंदिनी। ये रहा। ठीक है, इसके अलावा सतयुग में इसको किस नाम से जानते थे हम? नीलोत्पला के नाम से। ठीक है, त्रेता में हम किस नाम से जानते थे? त्रेता में आपका इसका नाम हो जाएगा क्या? ये देख लीजिए, त्रेता में इसका नाम हो जाएगा महानंदा। त्रेता युग में जो इसका नाम था, जब आप त्रेता युग में इसका नाम देखेंगे तो क्या नाम था इसका? महानंदा। ठीक है, सतयुग में नीलोत्पला, त्रेता में क्या? महानंदा, और द्वापर युग में इसका क्या नाम था? चित्रोत्पला। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 नाम थे, कनक नंदिनी, नीलोत्पला, महानंदा और क्या? चित्रोत्पला। तो ये मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन में आता है कि किस किस समय काल में, किस किस काल में इसका नाम क्या क्या था। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये सारे हमारे क्या हुए? महानदी से रिलेटेड फैक्ट्स हुए। ठीक है, इन फैक्ट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। मैप जो था आपका, इसको फैक्ट्स को इनका एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। देख लीजिए कहाँ कहाँ से है। ये ठीक है, सबसे पहले उद्गम देख लीजिए। उद्गम कहाँ पर है? महानदी का जो उद्गम है वो सिहावा पर्वत से हो रहा है। कहाँ पर है सिहावा पर्वत? ये है आपका। ठीक है, धमतरी जिले में उद्गम होकर के ये धमतरी से होती हुई किस क्षेत्र में गई? ये गई कांकेर के क्षेत्र में। कांकेर से निकल करके ये आपका ऊपर आ गया बालोद।
ठीक है। बालोद से वापस धमतरी होती हुई ये आपका आ गया कुछ एरिया, कहाँ पर टच हुआ, ये आपका टच हुआ कौन सा एरिया, गरियाबंद जिले का। गरियाबंद से आगे निकलेगी तो ये महासमुंद को टच करती हुई, ठीक है, महासमुंद से आगे निकलेगी तो आप आगे आ जाओ, ये आगे आ जाओगे तो महासमुंद के आगे कहाँ पर जा रही है ये आप देख सकते हो, ये था हमारा, ये महासमुंद को टच करते हुए निकली, ये आपका बलौदा बाजार आ गया, ठीक है। बलौदा बाजार के आगे आप जाओगे तो ये आपका जांजगीर चांपा आ गया, ठीक है। जांजगीर चांपा से आगे जाओगे तो ये कुछ एरिया आपका किधर आ गया, रायगढ़ का एरिया आ गया, ठीक है। इस प्रकार से होती हुई ये बाहर निकल जाती है उड़ीसा के क्षेत्र में, ठीक है। कौन कौन से जो संगम थे हमने देखे थे, संगम इसमें कहाँ कहाँ पर है, देख लीजिए कौन कौन से संगम हैं, कहाँ कहाँ पर आपके मिल रहे हैं। सबसे पहला आपको मिलेगा राजिम, राजिम संगम कहाँ पर है, देखिए अगर मैप में दिखाया गया होगा आपको तो मैप में आपको राजिम संगम दिखाई देगा, ठीक है। अब जहाँ पर किन किन नदियों का संगम हो रहा था, राजिम में कौन कौन सी नदियों का संगम हो रहा था, देख लीजिए। राजिम में आपका कौन कौन सी नदियाँ थी, राजिम में आपका ये महानदी, पैरी और सोंढूर। तो देखिए महानदी, पैरी और सोंढूर है क्या, कहाँ पर मिक्स हो रही है महानदी, पैरी और सोंढूर, ये आप आ जाइए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं महानदी में कौन कौन सी नदी, पैरी और सोंढूर कहाँ कहाँ पर है, ये है भाई, ये पैरी नदी है आपकी, ठीक है, और ये सोंढूर नदी है, ये आप आ जाइए, ठीक है। और ये दोनों, ये पैरी नदी का उद्गम है इस प्रकार से, ठीक है, और ये आपका देख सकते हो ये सोंढूर, ठीक है। तो जहाँ कहीं पे इनका संगम होगा वो स्थान कौन सा होगा आपका, वो स्थान आपका कहला जाएगा राजिम, ठीक है। तो ये पहला संगम मिल गया। दूसरा संगम जो हमने देखा था, दूसरा संगम क्या था आपका, दूसरा संगम देखिए, दूसरा संगम था आपका कौन सा, ये है दूसरा संगम। दूसरा संगम आपका कौन सा दिया गया था, ये शिवरी नारायण में। शिवरी नारायण में कौन कौन सा है, महानदी, शिवनाथ और जोंक। तो देख लीजिए महानदी, शिवनाथ और जोंक कहाँ पर मिल रही है, जोंक नदी इसमें देखिए कहाँ पर है, और शिवनाथ नदी आपकी कहाँ पर है। शिवनाथ नदी का उद्गम तो ये रहा, शिवनाथ नदी का उद्गम है आपका पानाबरस की पहाड़ी से होती हुई ये निकल रही है आपकी, ये शिवनाथ नदी, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए जोंक नदी कहाँ पर है, जोंक नदी जहाँ पर महानदी के साथ मिक्स होगी, मिलेगी जोंक के साथ साथ कौन सी, शिवनाथ नदी, ठीक है। देखिए ये है आपकी जोंक नदी, ये देख सकते हैं, ये और यहाँ पर ये जो स्थान है, ठीक है, ये नीचे से आपकी महानदी आ रही है, ये इस प्रकार से ये जो स्थान है, यहाँ पर आपका कौन सा संगम स्थल होगा, यहाँ पर होगा आपका कौन सा, शिवरी नारायण संगम स्थल होगा, ठीक है। इसके बाद कौन सा है, इसके बाद महानदी में कौन सी नदी मिलती है, महानदी में एक नदी मिलती है आपकी लात नदी, और दूसरी कौन सी नदी मिलती है। अगला जो संगम है हमारा, संगम एरिया कौन सा है, देखिए संगम एरिया यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख लीजिए, चंद्रपुर में महानदी, मांड और लात, ठीक है। तो महानदी, मांड और लात, ये देख लो कहाँ पर है, लात नदी, ये देख लीजिए लात नदी आपकी है कहाँ पर, ये है लात नदी, ठीक है। और ऊपर से ये आ रही है आपकी ये मांड नदी, ठीक, और ये महानदी आपकी ऑलरेडी है पहले से। तो यहाँ पर जो संगम का स्थल होगा वो कौन सा स्थल कहला जाएगा आपका, चंद्रपुर संगम का स्थल कहला जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ इसमें देख सकते हो। तटीय जो शहर हमने देखे, तटीय जिले कौन कौन से थे वो हमने देख लिया इस मैप में। इसके अलावा कौन कौन से जो संगम के क्षेत्र हैं वो हमने देख लिया। अब इसमें हम देखेंगे कि इनमें जो इसकी सहायक नदियां हैं, महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो दो क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं। ये आप देख सकते हो ध्यान से। ये अगर महानदी आपकी बीचों बीच है, कहाँ पर है महानदी, बीचों बीच में, ये पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। कहाँ पर है भाई महानदी, ये है आपकी, ये आपकी महानदी है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखोगे मध्य में है ये, तो नीचे से जो आएंगी यानी दक्षिण के क्षेत्र से आने वाली कौन कौन सी नदियां इसमें समाहित हो रही हैं, और उत्तर के क्षेत्र से आने वाली जो कौन कौन सी नदियां हैं वो इसमें समाहित हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से दो वर्गों में हम विभाजित कर देंगे महानदी की सहायक नदियों को। यानी महानदी की जो भी सहायक नदियां होंगी, कुछ नदियां उत्तर से आकर के उसमें समाहित होती हैं, और कुछ नदियां उसमें कौन सी कहाँ से आकर के समाहित होती हैं, दक्षिण से आकर के समाहित होती हैं। इस प्रकार से जब ये नदियां पूरी की पूरी महानदी के साथ मिलती हैं, मिक्स होती हैं, तो देख लीजिए एक पूरा जाल जैसा तंत्र यहाँ पर बना हुआ है। इसी जाल नुमा तंत्र को हम क्या बोल देते हैं, अपवाह तंत्र बोल देते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि महानदी में ऊपर की ओर से कौन कौन सी नदियां आ रही हैं, उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से कौन कौन सी नदियां आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ध्यान देंगे
नाम याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कौन कौन सी नदियां हैं, दक्षिण की ओर से कौन कौन सी नदियां इसमें मिल रही हैं। दक्षिण की ओर से आप देखिए, इसको मैं जूम कर देता हूं आपके लिए, ये है दक्षिण की ओर से कौन सी नदी है। सबसे पहले आपकी दक्षिण की ओर से जो नदी आ रही है वो है दूध नदी। ये देखा था हमने कौन से जिले में, कांकेर जिले में प्रवाहित हो रही है। इसके बाद कौन सी नदी है, सिलियारी नदी। इसके बाद कौन सी नदी है, सोंढूर नदी। इसके बाद कौन सी नदी है, पैरी नदी। इसके बाद कौन सी नदी है, सूखा नदी। इसके बाद कौन सी नदी है, ईब नदी और लात नदी। ठीक है, इतनी जो नदियां हैं आपकी वो कहाँ से आकर के इसमें मिल रही है, दक्षिण की ओर से आकर के मिल रही है। ठीक है, 7 नदियां हैं। ठीक है, दूध नदी, सिलियारी नदी, सोंढूर, पैरी, सूखा, इब और लात। तो देख लेते हैं इनको कहाँ पर ये मिक्स होंगी। मैप आपका आ जाइए, मैप में आ जाइए, ये आपका मैप है। ये मैप में आपको ये मिल गया महानदी। महानदी में जो नीचे से दक्षिण से होकर के आने वाली नदियां हैं कौन कौन सी, ये देख सकते हैं। सबसे पहले ये दूध नदी पहला, फिर दूसरी कौन सी है, ये सिलियारी नदी। ठीक है, दूसरा, तीसरा है आपका ये पैरी नदी। कहाँ से, ये पैरी नदी। ठीक है, ये पैरी नदी आ गई। उसके बाद ये कौन सी नदी है, ये आपका ये सोंढूर नदी आ गई। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो सूखा नदी, ये आपकी दक्षिण से आ गई। और इसके अलावा इसमें कौन कौन सी नदी है देख सकते हैं। ऊपर हम जाएंगे तो ऊपर आपको मिलेगी कौन सी नदी, ये आप देख लीजिए, ये आपको लात नदी। ठीक है, और कौन सी नदी है, लात नदी हो गई। ये सारी जो नदियां हैं, ये जोंक नदी, ये कोडार नदी भी है, ये इस प्रकार से, ये बागनई नदी है, ये सूखा नदी है, ये जो है आपकी ये सोनबेरा के पठार से जो निकल रही है जोंक नदी, ये जो है ये इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारी की सारी नदियां क्या हो गई, दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं। ठीक है, उत्तर की ओर से जब आप देखोगे तो 5 प्रमुख नदियां हैं। ये आप जूम करके देख सकते हैं। उत्तर की ओर से जो आने वाली नदियां हैं, आकर के महानदी में जो मिलने वाली नदियां हैं, 5 प्रमुख नदियां हैं। 5 कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहला आप देख सकते हो, सबसे पहला आपका कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी आकर के, शिवनाथ जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा कौन सी, हसदेव नदी। ठीक है, फिर आप देख सकते हो बोरई नदी। ठीक है, फिर आप देख सकते हो मांड नदी और केलो नदी। ठीक है, तो 5 नदियां महानदी में कहां से आकर के मिल रही हैं, उत्तर से आकर के मिल रही हैं। इसको हम मैप के माध्यम से देख लेते हैं कि ये रहा मैप आपका। ठीक है, ये रहा मैप आपका। ठीक, अब आप मैप में देखिए, पहले तो आपका शिवनाथ नदी, ये शिवनाथ नदी निकल रही है। कहाँ से, ये है शिवनाथ नदी। ये आपका उद्गम हुआ पाना बरस की पहाड़ियों से राजनांदगांव जिले में, ये। ठीक है, ये आप करके आपकी मिल रही है। ठीक है, ये महानदी में आकर के मिल रही है। ठीक, दूसरा आपकी कौन सी नदी है, दूसरी आपकी है हसदेव। ये देख लीजिए, ये हसदेव है। ठीक है, हसदेव के अलावा और कौन कौन सी है, ये बोरई नदी। ठीक है, फिर ये मांड नदी। ठीक है, और ये केलो तो खैर बाहर जाकर के मिल रही है। ये मांड नदी हो गया, ये हो गया, और बहुत सारी नदियां जो उत्तर से आकर के मिल रही है। इस प्रकार से ये लीलागर नदी है, ये खारंग नदी है, ये अरपा नदी है, इस प्रकार से ये मनियारी नदी है, इस प्रकार से आगर नदी है, घोंगना। ये तो जो फैक्ट्स हमने पढ़े हैं, फैक्ट्स में कुछ प्रमुख नदियों के नाम दिए हुए हैं, लेकिन आपको जो याद रखना है वो किसके माध्यम से याद रखना है, मैप के माध्यम से याद रखना है कि कौन सी नदी किस क्षेत्र से आकर के इसमें मिल रही है। ठीक है, कुछ नदियां जो है वो क्या है, राज्य के भीतर है, और कुछ नदियां ऐसी भी है जो राज्य के बाहर जा करके भी जो है महानदी में मिक्स हो रही है। जैसे कि ये ईब नदी देख सकते हैं। ठीक है, ये जा करके बाहर के क्षेत्र में भी मिक्स हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा महानदी अपवाह तंत्र का जो विस्तार था वो कहां से कहां तक के था, कौन कौन से तटीय क्षेत्र थे इसमें, तटीय नगर कौन कौन से थे, कितने संगम थे इसमें, और प्राचीन काल में महानदी को किन किन अलग नामों से जाना जाता था, ये हमने समझा। इसके बाद हमने देखा कि महानदी की जो सहायक नदियां हैं वो किन किन क्षेत्र से आकर के मिलती हैं। उत्तर की ओर से आने वाली कौन सी नदियां हैं, दक्षिण की ओर से आने वाली कौन सी नदियां हैं, ये सारी चीजों को हमने समझ लिया। अब इसके बाद एक एक नदी का हम विस्तार देख लेंगे। एक एक नदी का विस्तार अर्थात इसमें जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं महानदी की,
उनका विस्तार किस प्रकार से है, यानी उनका जो उद्गम है वो किस प्रकार से हुआ है, विसर्जन वहाँ कहाँ पर होता है उस नदी का, कहाँ पर उसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, इसके अतिरिक्त उसमें कुछ तटीय नगर है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, या इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है तो उसको हम क्या करेंगे इसमें कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको मैप को मैं क्लोज कर देता हूं, आगे हम बढ़ सकते हैं। आगे देख लीजिए, ये आ गई ये। अच्छा, पहले हमने देखा था उत्तर की ओर से मिलने वाली महानदी की जो सहायक नदियां थी कौन कौन सी, दक्षिण की ओर से मिलने वाली और उत्तर की ओर से मिलने वाली। अब पहले जो दक्षिण की ओर से मिलने वाली है उन सभी नदियों का हम क्या देखेंगे, सभी नदियों का हम देख लेंगे विस्तार। ठीक है, विस्तार यानी डिटेल क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली जो थी आपकी, सबसे पहली जो थी इसमें कौन सी नदी थी, दूध नदी। देख सकते हो आप दूध नदी कहाँ पर है, ये दूध नदी। ठीक है, दूध नदी का उद्गम कहाँ पर है भाई, ध्यान से देखिए, दूध नदी का जो उद्गम है वो है मलाज कुडुम की पहाड़ी है। मलाज कुडुम की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कांकेर जिले में स्थित है। ठीक है, विसर्जन कहाँ पर होता है, विसर्जन इसका होता है महानदी में होता है। ठीक है, कांकेर में ही महानदी में मिल जाती है ये। प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है, कांकेर का ही क्षेत्र है। जल प्रपात कौन सा बनता है इस नदी पर, जो जल प्रपात बनता है उसको हम कहते हैं मलाज कुडुम जल प्रपात। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है दक्षिण की ओर से आकर के जो मिलती है वो कौन सी है, सिलियारी नदी। सिलियारी नदी का उद्गम कहाँ पर है, सिलियारी नदी का उद्गम है धमतरी में। विसर्जन कहाँ पर होता है, अर्थात महानदी में आकर के वो कहाँ पर मिलती है, धमतरी में ही मिलती है। मुख्य रूप से जो प्रवाह क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है, धमतरी का प्रवाह क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त कौन सी नदी परियोजना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सिलियारी नदी पर जो नदी परियोजना है वो है मुरुम सिल्ली, क्या जिसको हम बिगड़े हुए रूप में मॉडर्न सिल्ली भी बोल देते हैं। ठीक है, ये जो जलाशय परियोजना है जो कि धमतरी में स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी परियोजना है जो कि सिलियारी नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे कौन सी नदी, सोणूर नदी। तो सोणूर नदी को बताने से पहले मैं इसको जूम कर दूं, ये आ जाइए, देख सकते हैं सोणूर नदी। सोणूर नदी के बारे में क्या बताया गया है, सोणूर नदी के बारे में बताया गया है ये, क्या उद्गम कहाँ पर है सोणूर नदी का, नवरंगपुर। ठीक है, सोणूर नदी का जो उद्गम माना जाता है वो कहाँ माना जाता है, थोड़ी सी इसमें विवाद की स्थिति है, कुछ प्रचलित धारणाओं के आधार पर भी इसके उद्गम को अलग अलग स्थानों से माना जाता है। तो भौगोलिक रूप से इसका उद्गम माना जाएगा नवरंगपुर, कोरापुट उड़ीसा में। ठीक है, नवरंगपुर नामक स्थान है जो कोरापुट जिले में पड़ता है, कहाँ पर, उड़ीसा में। इसके अतिरिक्त कुछ स्थान पर कुछ लोग कुछ जो वो डिटेल देते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ के नरियर पानी नामक स्थान से, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है नरियर पानी नामक स्थान है वहां से भी किसका उद्गम माना जाता है, सोणूर नदी का उद्गम माना जाता है। इसके अतिरिक्त विसर्जन कहाँ पर होगा, विसर्जन इसका होता है, सोणूर नदी किस में जाकर के मिल जाती है, पैरी नदी में मिल जाती है। पैरी नदी में कहाँ पर मिलती है ये, मालगांव नामक स्थान है जो राजिम से कुछ दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो राजिम के पास मालगांव नामक जो स्थान है वहां पर सोणूर नदी किस में आकर के मिल जाती है, पैरी नदी में, और फिर पैरी नदी जाकर के किस में मिल जाती है, आपकी महानदी में मिल जाती है। इस प्रकार से संगम बनाते हैं और संगम क्षेत्र को हम क्या नाम देते हैं, राजिम का संगम नाम क्षेत्र देते हैं। ठीक है, फिर प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, गरियाबंद और धमतरी, यानी सोणूर नदी कहाँ कहाँ से होकर के प्रवाहित होती है, गरियाबंद से और धमतरी से। नदी परियोजना कौन सी है, कौन कौन सी नदी परियोजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सोणूर बांध। ठीक है, सोणूर नदी पर जो बांध बना हुआ है या नदी परियोजना जो बनी हुई है वो कौन सी है, सोणूर बांध कहलाता है, जिसकी स्थिति लोकेशन कहाँ पर है, धमतरी में। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये 3 नदियां हमने कवर अप कर ली जो आपकी दक्षिण से आने वाली, यानी जो महानदी में जो दक्षिण से हो आकर के जो मिलती है नदियां, उनमें जो 3 इंपॉर्टेंट नदी थी कौन कौन सी, दूध नदी, सिलियारी नदी और सोणूर नदी। अब बची हुई नदियों को देख लेते हैं, बची हुई नदियां कौन कौन सी हैं। बची हुई नदियां हैं इसमें आपकी, पहला देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पैरी नदी। ठीक है, पैरी नदी जो है, इसको जूम कर दूं मैं पहले आपके लिए, ये इस प्रकार से, ये देख लीजिए पैरी नदी। पैरी नदी किस प्रकार से है, पैरी नदी जो है, पैरी नदी का उद्गम कहाँ पर माना जाता है, भातृगढ़ की पहाड़ियाँ। तो भातृगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है भाई, बिंद्रा नवागढ़ तहसील में स्थित है, और ये कहाँ पर स्थित है, गरियाबंद जिले में। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे विसर्जन, विसर्जन कहाँ पर होता है, महानदी में होता है। पैरी नदी आकर के महानदी में मिलती है, किस स्थान पर मिलती है, राजिम में आकर के मिलती है। प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से क्या होगा पैरी नदी का, पैरी नदी का प्रवाह क्षेत्र होगा मुख्य रूप से गरियाबंद जिला। ठीक है,
और कौन सा इंपॉर्टेंट बांध या नदी परियोजना इस पर स्थित है, तो वो है सिकासार बांध। ठीक है, सिकासार बांध आप में से बहुत सारे लोगों ने घूमा भी होगा। सिकासार बांध जो है गरियाबंद जो जिले में स्थित है वो किस नदी पर स्थित है, पैरी नदी पर स्थित है। इसके अतिरिक्त 5वें नंबर पर कौन सी नदी है, सूखा नदी। सूखा नदी का उद्गम स्थल क्या है, सूखा नदी का उद्गम स्थल है तुंगाव। कहाँ पर स्थित है ये, महानदी महासमुंद जिले में स्थित है। विसर्जन किस में होता है, महानदी में होता है। इसके अतिरिक्त देख सकते हैं आप कोडार नदी पर शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, जिसको कि हम बोलते हैं कोडार परियोजना, ये भी महासमुंद जिले में ही स्थित है। ठीक है, कोडार नदी भी बहती है महासमुंद जिले में, उस पर एक परियोजना है, नदी परियोजना, कौन सी, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना, जिसको कि कोडार परियोजना भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपकी महासमुंद जिले में स्थित है। इसके अलावा आप देख सकते हो कौन सी नदी है, इसके अलावा आप देख सकते हो ये जोंक नदी। जोंक नदी के बारे में क्या बताया गया है, जोंक नदी के बारे में आप देख सकते हैं कि जोंक नदी का उद्गम कहाँ पर है भाई, सोनबेरा पठार। सोनबेरा पठार आपका कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। और वहां से निकल करके ये कहाँ पर जाती है, गौरागढ़ का जो पर्वत है, गौरागढ़ का जो पर्वत है उसको पार करती है। देखिए एक साथ जब ये जो मैप है, जो महानदी का अपवाह तंत्र का जो मैप है, बहुत ही विस्तृत मैप है, तो बार बार इसका रेफरेंस लेना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैंने शुरू में आपके लिए कुछ देर के लिए स्क्रीन खाली छोड़ दिया था ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सको। तो जब आप लेक्चर को देखो तो उस स्क्रीनशॉट को भी साइड में किसी दूसरे डिवाइस में लेकर के या उसका प्रिंट आउट निकाल करके देखिए, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वेरीफाई करने में आसानी होगी। ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ से उद्गमित हो रही है, कहाँ से होकर के वो पार हो रही है, फिर कहाँ पर वो प्रवेश कर रही है, ये सारी चीज़ें आपको देख करके समझने में। भूगोल जब तक कि आप मैप के माध्यम से नहीं पढ़ेंगे, स्वयं करके नहीं देखेंगे, तब तक कि आपको याद नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा। तो देख सकते हैं जोंक नदी का उद्गम क्या था, सोनबेरा का पठार था, कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। वहां से निकल करके कहाँ पर जा रही है, गौरागढ़ के पर्वत में जा रही है, और गौरागढ़ के पर्वत को पार करके कहाँ पर जा रही है, वापस से महासमुंद में प्रवेश कर रही है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो विसर्जित कहाँ पर होती है, मिलती कहाँ पर है, महानदी में आकर के मिलती है। और वो स्थान कौन सा है जहां पर ये आकर के मिलती है, वो स्थान है आपका शिवरी नारायण। ठीक है भाई, शिवरी नारायण जो संगम स्थल हमने पढ़ा था, वहां पर आकर के महानदी में मिलती है। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, प्रवाह क्षेत्र है आपका महासमुंद। ठीक है, महासमुंद जिले से होकर के बहती है। दूसरा है आपका कौन सा, बलौदा बाजार, बलौदा बाजार जिले से होकर के बहती है। और तीसरा कौन सा है आपका, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा जिले से भी होकर के बहती है। और कौन सी नदी परियोजना है, देख सकते हैं जोंक परियोजना। ठीक है, जोंक नदी परियोजना है, जिसका विस्तार कहाँ पर है, महासमुंद जिले में ही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। तो इस प्रकार से 6 नदियां हमने देख लिया, 6 नदियों के बारे में डिटेल हमने जान लिया, जो कि महानदी में किस ओर से, दक्षिण की ओर से आकर के मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक और नदी है जो दक्षिण की ओर से आकर के मिलती है, जिसका की नाम है क्या, जिसका की नाम है आपका लात नदी। इसको समझ लेते हैं इस प्रकार से जूम करके, ये देख लीजिए, ये आपका लात नदी। ठीक है, लात नदी जो है यहां पर। ठीक, तो लात नदी उद्गम कहां पर है, रदन की पहाड़ी। रदन की पहाड़ी आपका कहां पर स्थित है, सरायपाली क्षेत्र में स्थित है। महासमुंद जिला आता है, जहां पर महासमुंद जिले में सरायपाली नामक स्थान है, वहां पर आपके रदन की पहाड़ियां स्थित है। विसर्जन किस में होगा, चूंकि ये सहायक नदी है किसकी, महानदी की, तो महानदी में ही विसर्जित करेगी अपने जल को। तो महानदी में आकर के ये विसर्जित हो जाती है किस स्थान पर, चंद्रपुर नामक स्थान पर। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए आपका प्रवाह क्षेत्र कहाँ से है, लात नदी जो मुख्य रूप से प्रवाहित होती है महासमुंद, और कौन सा, रायगढ़। ठीक है, तो इतनी सहायक नदियां थी, 7 जो सहायक नदियां थी, वो कहाँ से, दक्षिण की ओर से आकर के महानदी में क्या होती थी, समाहित होती थी और अपनी जल राशि उसमें प्रवाहित करती थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि उत्तर की ओर से जो आने वाली नदियां हैं, उत्तर की ओर से हमने कितनी नदियों को देखा था, 5 नदियों को हमने देखा था। ठीक है, उत्तर की ओर से कितनी नदियां आ रही है, 5 नदियां जो है वो आ रही है। वो 5 नदियां कौन कौन सी है, देख सकते हो आप। सबसे पहले जिसका नाम है वो कौन सी नदी है, हसदेव नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये, उत्तरी क्षेत्र से बहने वाली सबसे प्रमुख नदियों में से एक है हसदेव नदी। कहाँ पर इसका उद्गम होता है, जब आप प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कौन से एरिया में पड़ता है ये, सोनहत तहसील में पड़ता है। जिला कौन सा आ जाएगा, कोरिया जिला। ठीक है, कहाँ पर आकर के महानदी में प्रवाहित होती, महानदी में मिलती कहाँ पर आकर के, वो मिलती है सीलादेही नामक स्थान पर।
ठीक है। हसदेव नदी जो महानदी में आकर के मिलती है, कौन से स्थान पर मिलती है? सीलादही नामक स्थान पर आकर के मिलती है। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? प्रवाह क्षेत्र है आपका कोरिया, कोरबा और जांजगीर चांपा, ठीक है। यानी कि जो हसदेव नदी है कौन कौन से जिलों से होकर के प्रवाहित हो रही है? कोरिया जिले से, कोरबा जिले से और जांजगीर चांपा जिले से होकर के प्रवाहित हो रही है। हसदेव नदी के तट पर जो बसे हुए महत्वपूर्ण नगर हैं वो कौन कौन से हैं? देख सकते हैं, मनेन्द्रगढ़, फिर है आपका कोरबा, कोरबा सबसे इंपॉर्टेंट है, कोरबा से होकर के पूरी की पूरी हसदेव नदी प्रवाहित होती है। चांपा, पीथमपुर, पीथमपुर स्थान है जांजगीर चांपा जिले का। इसके अलावा कौन कौन सी परियोजनाएं हैं हसदेव नदी पर? तो बहुत इंपॉर्टेंट, राज्य की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नदी परियोजना है जिसका कि नाम क्या है आपका? हसदेव भांगो परियोजना, ठीक है। हसदेव भांगो परियोजना जो है जल शक्ति, जल विद्युत उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। तो देख सकते हैं हसदेव भांगो परियोजना, हसदेव भांगो परियोजना का स्थान कौन सा है? माचाडोली, कोरबा में एक जगह है माचाडोली, वहां पर आपका हसदेव भांगो परियोजना स्थित है। इसके अलावा देख सकते हैं आप दर्री बैराज, ठीक है। दर्री बैराज जो है, दर्री बैराज, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम आउट कर दूं तो आपको और जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। देख सकते हैं दर्री बैराज कहाँ पर स्थित है? दर्री बैराज भी आपका कोरबा में ही स्थित है, ठीक है। फिर ये हसदेव घाटी कोयला खदान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय हम खनिज पढ़ेंगे तो खनिज के समय फिर से आपका हसदेव घाटी का नाम आएगा। जो भी आपका पाट प्रदेश के आसपास जो पूर्वी बघेलखंड का जो प्रदेश है वो पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था कि कोयले के उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कोयले के भंडार इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, हसदेव घाटी जो है यानी हसदेव नदी की जो घाटी होगी वो कोयले के खदान के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्या? बोरई नदी, जो हम उत्तर की ओर से आने वाली जो नदियां देख रहे हैं, जो महानदी की सहायक नदी है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, कौन सी? बोरई नदी। बोरई नदी का क्या है देख सकते हैं उद्गम, कहां पर है बोरई नदी का उद्गम? बोरई नदी का उद्गम है कोरबा का पठार, ठीक है, कोरबा जिले में स्थित है। विसर्जन कहां पर होगा? महानदी से आकर के ये मिलेगी, तो महानदी से कहां पर आकर के मिल रही है? जांजगीर चांपा में आकर के मिलती है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रवाह क्षेत्र क्या है आपका? प्रवाह क्षेत्र है आपका कोरबा और जांजगीर चांपा। बोरई नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? कोरबा और जांजगीर चांपा का क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आप देख लीजिए बाकी की जो बची हुई नदियां हैं, ये दो नदियां हुई जो उत्तर से आकर के मिलती हैं। इसके अलावा बाकी बची हुई नदियां कौन सी हैं ये आप देख सकते हो। अगली जो नदी है फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन सी नदी है देख लीजिए, ये है आपका मांड नदी। मांड नदी आप देख सकते हो, ये है आपका मांड नदी, ठीक है। मांड नदी क्या है? मांड नदी के बारे में, उद्गम कहां पर है? मैनपाट, छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। बहुत ही कम तापमान होता है यहाँ पर, सरगुजा जिले में स्थित है। तो मैनपाट से इसका उद्गम होता है। किस नदी का? मांड नदी का उद्गम होता है मैनपाट जिले से, ठीक है। फिर विसर्जन कहाँ पर होता है? विसर्जन महानदी में ही होगा निश्चित रूप से। कौन से स्थान पर होता है? चंद्रपुर, चंद्रपुर में संगम बनता है, ठीक है। फिर प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? सरगुजा है, जशपुर है, रायगढ़ है और जांजगीर चांपा। ये 4 जिलों से होकर के मांड नदी जो है वो प्रवाहित होती है। इसके अलावा देख सकते हैं मांड नदी घाटी, मांड नदी की जो घाटी है वो कहाँ कहाँ पर विस्तृत है? सरगुजा और रायगढ़ जिले में विस्तृत है, ठीक है। मांड नदी घाटी में क्या दिया हुआ है? कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। मांड नदी घाटी में जो है वो कोयले का सबसे बड़ा भंडार यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो अगली जो नदी है महानदी में आकर के उत्तर की ओर से मिलती है, वो कौन सी नदी है? वो नदी है आपकी केलो नदी। केलो नदी देख लीजिए, केलो नदी के बारे में क्या लिखा हुआ है? उद्गम कहाँ पर है? लुडेंग की पहाड़ी, ठीक है, लुडेंग की पहाड़ी जो कि लैलूंगा तहसील में स्थित है। लैलूंगा तहसील किसका पार्ट है, किसका हिस्सा है? रायगढ़ जिले का हिस्सा है, ठीक है। विसर्जन कहाँ पर होता है इसका? महानदी में विसर्जन होता है, ठीक है। किस स्थान पर होता है? महादेवपाली, ठीक, उड़ीसा जिले के महादेवपाली नामक स्थान पर इसका विसर्जन होता है। फिर आप देख सकते हो प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र क्या है? जो केलो नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र है रायगढ़ जिला, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो केलो नदी पर कौन सी परियोजना है? तो केलो नदी पर बनी हुई जो परियोजना है इसको हम बोलते हैं केलो नदी परियोजना, या फिर वर्तमान में जो इसका नाम प्रचलित है वो कौन सा नाम है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना। क्या नाम है इसका? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना, जो कि कहां पर स्थित है? आपकी रायगढ़ जिले में स्थित है।
इसके अतिरिक्त केलो नदी को रायगढ़ की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, ये सारे के सारे जो भी अफवाह तंत्र में जो चीजें मैं बता रहा हूं सारा का सारा फैक्ट है। ये फैक्ट आपको याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि इन्हीं फैक्ट से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसके बाद उत्तर से आकर के मिलने वाली और कौन सी नदी है देख सकते हैं, ईब नदी। ईब नदी, ईब नदी जो है ये देख लीजिए, ईब नदी जो पांचवी नदी है उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली, वो कौन सी नदी है, ईब नदी है। तो ईब नदी में क्या दिया हुआ है, कहां पर इसका उद्गम, उद्गम आप देख सकते हैं खुर्जा की पहाड़ी। ठीक है, खुर्जा पहाड़ी, और कहां पर स्थित है ये, पंडरा पाट में। पंडरा पाट के कौन से एरिया में, रानी झूला एरिया जो जसपुर जिले में है, जसपुर जिले में उपस्थित है। विसर्जन कहां पर होता है, महानदी में होता है। कहां पर होता है, मैंने बताया था ईब नदी जो है वो राज्य के भीतर महानदी में नहीं मिलती है, राज्य के बाहर महानदी में मिलती है। कहां पर, ओडिशा राज्य में जाकर के संबलपुर नामक स्थान के पास वो जाकर के महानदी में मिलती है। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ईब नदी के बारे में, इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं भाई। ठीक है, ये पूछा गया है सवाल कि राज्य की कौन सी ऐसी नदी है जिसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है, ईब नदी है जिसके रेत में क्या है, सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी, शिवनाथ नदी। ठीक है, शिवनाथ नदी एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है और महानदी की एक बहुत ही बड़ी, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है, शिवनाथ नदी है। ठीक है, तो इतनी जल राशि तो मैं प्रवाहित कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे भी थोड़े जल की आवश्यकता है। तो 1 सेकंड 2 सेकंड में मैं आया जल ग्रहण करके, तब तक के आप इस शिवनाथ नदी को देखिए कि शिवनाथ नदी के बारे में क्या डिटेल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो देख सकते हैं शिवनाथ नदी के बारे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या क्या यहाँ पर फैक्ट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि उद्गम, शिवनाथ नदी का जो उद्गम है किस स्थान से होता है, पानाबरस नामक स्थान से होता है। पानाबरस नामक जो स्थान है ये कहाँ पर स्थित है, अंबागढ़ तहसील में स्थित है। अंबागढ़ तहसील कौन से जिले में आता है, राजनांदगांव जिले में आता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए शिवनाथ नदी का जो विसर्जन होता है वो किस जिले में कहाँ पर होता है, महानदी में विसर्जन होता है। कहाँ पर जाकर के ये मिलती है महानदी से, शिवरी नारायण के क्षेत्र में। और शिवरी नारायण का जो एरिया है वो फिर से कौन सा क्षेत्र है आपका, संगम स्थल है। इसके बाद आप देख सकते हो प्रवाह क्षेत्र, उद्गम कहाँ से हुआ, राजनांदगांव। राजनांदगांव से कहाँ प्रवेश कर गई, दुर्ग में प्रवेश कर गई। दुर्ग से बेमेतरा में, मुंगेली टच करते हुए बिलासपुर, फिर बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा। इन स्थानों से होती हुई, जांजगीर चांपा का ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है शिवरी नारायण, तो वहां पर जाकर के ये महानदी में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। इसके बाद आप देख सकते हो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं शिवनाथ नदी पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है मोंगरा बैराज परियोजना। कहाँ पर स्थित है आपका, राजनांदगांव में। बहुत सारे लोग आप में से घूमने भी गए होंगे मोंगरा बैराज परियोजना में। फिर आप देख सकते हो एक मोहड़ योजना है, मोहड़ परियोजना है, वो भी राजनांदगांव में स्थित है। खपरी और मरोदा परियोजना है, वो कहाँ पर स्थित है, दुर्ग जिले में स्थित है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर दुर्ग जिले में विस्तृत है। ठीक है, दोआब क्षेत्र दोस्तों क्या होता है, दोआब, दो आब शब्द का अर्थ है, इसको आप अगर इसका विच्छेद करेंगे तो आपको मिलेगा दो आब, आब यानी जल और दो यानी कि दो क्षेत्र। ठीक है, तो दो आब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, नदियां अपने आप में बहुत सारे क्या करती हैं, मिट्टी या गाद इकट्ठी करके लाती हैं जिनमें बहुत सारे क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और अपने तटीय क्षेत्र में इनका फैलाव कर देती है। ये जो मिट्टी है इनके तटीय क्षेत्र में बिखर जाती है, तो वहाँ की जो मिट्टी है या वहाँ का जो एरिया होता है, वहाँ का क्षेत्र जो होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है, फसलों के उत्पादन के दृष्टिकोण से बहुत उपजाऊ होता है। तो जहाँ कहीं पर आपको दो नदियाँ मिले, ठीक है, दो नदियों के बीच का जो एरिया है, यानी सपोज इस प्रकार से आपकी एक नदी का प्रवाह इस प्रकार से हो रहा है और दूसरी नदी इससे, ये इसकी दूसरी शाखा भी है मान लीजिए इस प्रकार से, तो इन दोनों के बीच का ये जो एरिया होगा, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा मिले, दो नदियों के बीच का जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं दोआब क्षेत्र। तो यहाँ पर दो नदियाँ कौन कौन सी है, महानदी
और शिवनाथ नदी। ठीक है, इस महानदी और शिवनाथ नदी का जो दोआब का क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर स्थित है? रायपुर और दुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये दोआब क्षेत्र क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो मिट्टी है यहाँ की वो क्या होगी? बहुत ही उपजाऊ होगी और इसमें कृषि या फिर फसलों का जो उत्पादन होगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी यहाँ पर खत्म हुई। शिवनाथ नदी के बाद आप देख सकते हो शिवनाथ नदी के आगे क्या दिया हुआ है? शिवनाथ नदी के आगे दिया हुआ है ये, मैंने बोला था कि शिवनाथ नदी अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है, तो इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। ये सहायक नदियां भी वास्तव में तो ये महानदी की भी सहायक नदियां हैं, लेकिन पहले ये शिवनाथ में आकर के मिलती हैं, अपनी जल राशि शिवनाथ में आकर के समाहित करती हैं। वहां से जो शिवनाथ के माध्यम से इनकी जल राशि जो है वो महानदी में आकर के समाहित होती है। ठीक है, तो इसलिए शिवनाथ नदी क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बड़ी नदी है, इसकी लंबाई 290 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, तो इसकी भी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो देख सकते हैं जैसे महानदी में हमने क्लासिफाई किया था कि उत्तर की ओर से कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, दक्षिण की ओर से कौन सी नदियां आकर के मिलती हैं, उसी प्रकार से शिवनाथ नदी की भी जो सहायक नदियां हैं वो उत्तर की ओर से कौन सी नदियां आकर के मिलेंगी और दक्षिण की ओर से कौन सी नदियां आकर के मिलेंगी। तो इसको मैं आपके लिए जूम कर देता हूं, देख सकते हैं यहां पर, ये देख लीजिए उत्तर की ओर से जो आकर के मिलने वाली नदी है किसमें? शिवनाथ नदी में। वो सबसे पहली नदी कौन सी है? सबसे पहली नदी आपका नाम दिया हुआ है कौन सा? आमनेर नदी। कौन सी नदी है भाई? आमनेर नदी। ठीक है, उद्गम स्थान कहां पर है आमनेर नदी का? कबीरधाम जिले में है। कौन सी श्रेणी? मैकल श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी। आप जानते हैं मैकल पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वो कबीरधाम, मुख्य रूप से कबीरधाम, कुछ हिस्सा राजनांदगांव, कुछ हिस्सा मुंगेली, यहाँ तक के फैला हुआ है। तो मैकल श्रेणी के जो पर्वत हैं वहां से आमनेर नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ पर होता है? शिवनाथ नदी में आकर के। ठीक है, फिर कहाँ पर विसर्जित होती है? दुर्ग में आकर के विसर्जित होती है। प्रवाह क्षेत्र क्या है? कबीरधाम से उत्पन्न हुई है तो निश्चित रूप से कबीरधाम से ये प्रवाहित होगी। उसके अलावा कौन से? निकटवर्ती जिला राजनांदगांव, फिर आपका बेमेतरा और फिर आपका क्या आ गया? दुर्ग आ गया। ठीक है, फिर देख सकते हैं कि 3 नदियां कौन कौन सी? आमनेर, फिर आपकी आ गई कौन सी? मुस्का नदी, मैप में मैंने दिखाया था, फिर एक पिपरिया नदी। ठीक है, 3 नदियां जो है आमनेर, मुस्का और पिपरिया नदियां, ये कहां पर? खैरागढ़ स्थान पर, यानी खैरागढ़ के क्षेत्र में क्या करती हैं? संगम बनाती हैं। 3 नदियां मिल रही हैं तो निश्चित रूप से वहां पर क्या बनेगा? एक संगम क्षेत्र बनेगा। तो ये संगम क्षेत्र कहां पर बन रहा है? आपका खैरागढ़ के क्षेत्र में आपका संगम बन रहा है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो हाफ नदी, दूसरी जो नदी है शिवनाथ में जो मिलने वाली जो नदी है इंपॉर्टेंट नदी, उसमें कौन सी दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है? वो नदी है आपकी हाफ नदी। हाफ नदी का कहां पर उद्गम हो रहा है? देख सकते हैं, इसको मैं आपके लिए ऊपर ला करके जूम कर दे रहा हूं। देख सकते हैं हाफ नदी कहां पर है? हाफ नदी का जो उद्गम स्थल है वो है पंडरिया की पहाड़ियां। पंडरिया जो है कबीरधाम जिले का क्षेत्र है। ठीक है, पंडरिया की पहाड़ियां या कांदावनी पहाड़ियां, वहां से होकर के उद्गम होता है किसका? हाफ नदी का उद्गम होता है। फिर आप देख सकते हो प्रवाह क्षेत्र क्या है हाफ नदी का? कबीरधाम जिला और बेमेतरा जिला। यानी हाफ नदी कहां से होकर के प्रवाहित हो रही है? कबीरधाम जिले से और बेमेतरा जिले से होकर के प्रवाहित हो रही है। फिर आप देख सकते हैं कि हाफ नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? सकरी नदी है। सकरी नदी जो है वो हाफ नदी की सहायक नदी कहलाती है और जिसके तट पर क्या है? कबीरधाम शहर जो है वो बसा हुआ है। कबीरधाम शहर जो है वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यही सकरी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ जाइए। अगली जो नदी है हमारे पास जो शिवनाथ में कहां से? उत्तर की ओर से आकर के मिल रही है, वो कौन सी नदी है? वो नदी है आपकी मनियारी नदी। मनियारी नदी देख सकते हैं कहां पर है उद्गम उसका? मनियारी नदी का उद्गम है लोरमी का पठार। ठीक है, लोरमी का पठार कहाँ स्थित है दोस्तों? ये स्थित है आपका मुंगेली नदी में, मुंगेली जिले में, सॉरी कौन से जिले में स्थित है? मुंगेली जिले में स्थित है। लगातार नदी नदी बोल बोल के मुंह से नदी ही वर्ड निकल रहा है बार बार। ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित है? ये मुंगेली जिले में स्थित है। फिर आप देख सकते हो कहां पर इसका विसर्जन होता है? शिवनाथ नदी में विसर्जन होता है। किस स्थान पर होता है? अमेरिकापा नामक स्थान पर होता है। तालागांव बिलासपुर क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र क्या क्या है? मुंगेली और बिलासपुर जिले। कौन सी परियोजना इसमें स्थित है? राजीव गांधी जलाशय।
देख सकते हैं कौन सी परियोजना इसमें स्थित है, राजीव गांधी जलाशय। राजीव गांधी जलाशय आपका कहां पर स्थित है, ये स्थित है आपका मुंगेली जिले में। ठीक है, फिर क्या इंपॉर्टेंट है इस नदी के बारे में, मनियारी नदी के बारे में, ये जो फैक्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पूछा भी गया है सीजीपीएससी के क्वेश्चन में कि कौन सी वो नदी है जो मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा बनाती है, यानी मुंगेली जिला और बिलासपुर जिला जो है उनके सीमा रेखा पर होकर के ये नदी बहती है, इसलिए एक प्रकार से ये दोनों के बीच में सीमा बनाने का कार्य करती है। तो कौन सी वो नदी है, वो नदी है आपकी मनियारी नदी। ठीक है, देख सकते हैं तो मनियारी नदी जो है आपकी वो क्या कर रही है, बिलासपुर और मुंगेली के मध्य क्या कर रही है, सीमा रेखा का निर्माण कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 नदियां हमने देखा जो कि शिवनाथ में क्या कर रही है, उत्तर की ओर से, शिवनाथ नदी में जो सहायक नदियां हम देख रहे हैं तो उत्तर की ओर से आकर के जो मिल रही हैं शिवनाथ में 3 नदियां हमने देखा, आमनेर, हाफ और मनियारी। अब आगे देख लेते हैं कि और कौन सी नदी है। अगली जो नदी है जो शिवनाथ में आकर के मिल रही है वो कौन सी नदी है, अरपा नदी। ये आप देख सकते हो यहां पर, ये अरपा नदी है। ठीक है, अरपा नदी के बारे में क्या दिया हुआ है, क्या फैक्ट यहां पर रखा हुआ है आपके सामने। अरपा नदी के बारे में ये फैक्ट रखा हुआ है कि सबसे पहले इसका उद्गम कहां पर है, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। उद्गम स्थान इसका कौन सा है, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। कहां पर स्थित है ये, पेंड्रा तहसील में। पेंड्रा तहसील आपका जीपीएम गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले का एक तहसील है। फिर विसर्जित कहां पर होगी ये, निश्चित रूप से किसमें विसर्जित होगी, शिवनाथ नदी में। कौन से स्थान पर, मानिक चौरा। ये सारे के सारे डिटेल जो है वो मैप में आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैं मैप को बार बार अभी इस बोर्ड में ला पाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने आपको शुरू में टाइम दिया था कि मैप का आप क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको चीजें जो है आसानी से वो समझ में आएंगी। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, अरपा नदी का प्रवाह क्षेत्र है आपका बिलासपुर और बलौदा बाजार। फिर आप देख लो कौन सी नदी परियोजना है इसमें अरपा भैंसा झार परियोजना स्थित है। ठीक है, ये कहां पर स्थित है, आपके कोटा बिलासपुर में स्थित है। ठीक है, अरपा नदी जो है, जिस प्रकार से शिवनाथ नदी जो है वो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, उसी प्रकार से अरपा नदी जो है वो शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है भाई, ध्यान देंगे, अरपा नदी जो है वो शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट कौन सी नदी है, इस नदी के बारे में भी जान लेते हैं, जो शिवनाथ की सहायक है और उत्तर से आकर के इसमें मिलती है। ये है आपकी लीलागर नदी। लीलागर नदी का ध्यान देंगे, लीलागर नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है, दिपका पठार जो है वो कहां पर है, कोरबा में स्थित है। ठीक है, विसर्जन किसमें होगा, शिवनाथ नदी में ही विसर्जन होगा। कौन कौन से क्षेत्र से होकर के प्रवाहित हो रही है ये नदी, कोरबा, फिर बिलासपुर, फिर जांजगीर चांपा की सीमा में होकर के प्रवाहित होती है। ये सारी की सारी नदियां जो है आपके मैप में दी हुई है। बार बार मैं इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि मैप को आप देखिए, बिना मैप के आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये फैक्ट्स आप पढ़ते जाइए और मैप से उसको मैच करते जाइए तो आपके दिमाग में चीजें बैठेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास और कौन कौन सी नदियां हैं जो शिवनाथ की सहायक हैं। ये आप देख लीजिए अगला। हाँ, अगला है आपके पास उत्तर की ओर से हमारे पास कितनी नदियां मिली शिवनाथ की सहायक, 5 नदियां मिली। ठीक है, कौन कौन सी 5 नदियां मिली थी, देख सकते हो आप, लीलागर, अरपा, इसके अतिरिक्त 3 नदियां और कौन कौन सी थी, आमनेर, हाफ और मनियारी। तो शिवनाथ की 5 जो सहायक नदियां थी कौन कौन सी थी, आमनेर, हाफ, मनियारी, लीलागर और अरपा। ठीक है, ये कहां से आकर के मिलती हैं, उत्तर से आकर के शिवनाथ नदी में मिलती हैं। इसके बाद आप देख सकते हो, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद आपका आ जाएगा ये दक्षिण की ओर से आकर के मिलने वाली नदियां। तो शिवनाथ नदी में जो दक्षिण की ओर से आकर के मिलती हैं नदियां, वो कौन कौन सी नदियां हैं, देख सकते हैं यहां पर, ये 4 नदियां हैं। यहां पर 4 नदियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं यहां पर, जो शिवनाथ नदी में कहां से, दक्षिण से आकर के मिल रही हैं। ठीक, तो सबसे पहला है आपका कौन सा, खरखरा नदी। ठीक, खरखरा नदी कहां पर, उद्गम कहां पर होगा इसका, डौंडी लोहारा में होगा। ठीक, डौंडी लोहारा यानी कि बालोद जिला हो गया आपका। फिर विसर्जन कहां पर होगा, निश्चित रूप से शिवनाथ में होगा। जो भी सहायक नदियां हैं वो आकर के अपनी जल राशि शिवनाथ में ही समाहित करेंगी।
कहां पर समाहित कर रही है ये? बालोद जिले में। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से खरखरा नदी का कौन सा है? बालोद क्षेत्र है। फिर कौन सी परियोजना इसमें बनी है? खरखरा परियोजना। कहां पर स्थित है? बालोद जिले में स्थित है। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, ये बालोद जिले की भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। कौन सी नदी? तांदुला नदी। ठीक है, तांदुला नदी का उद्गम क्या है? भानु प्रतापपुर की पहाड़ियां। भानु प्रतापपुर कहां पर है? कांकेर में स्थित है। तो भानु प्रतापपुर की पहाड़ियां जो है वो वहां से आपका क्या हो रहा है? तांदुला नदी का क्या माना गया है? उद्गम माना गया है। फिर आप देख सकते हो विसर्जन कहां पर हो रहा है? शिवनाथ नदी में विसर्जन हो रहा है। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है तांदुला नदी का? बालोद, कांकेर और दुर्ग। ठीक है, इन 3 क्षेत्रों से होकर के क्या हो रही है? जो आपकी तांदुला नदी प्रवाहित हो रही है। फिर आप देख लीजिए परियोजना कौन सी स्थित है? तांदुला जलाशय। ठीक, तांदुला जलाशय जो है वो बालोद जिले में जो है वो स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तांदुला नदी पर स्थित है। इसके बाद आप देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में? छत्तीसगढ़ की सबसे प्रथम परियोजना है। ठीक है, तांदुला जलाशय परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ की क्या है? प्रथम परियोजना है। ठीक, फिर नेक्स्ट आप देखिए कौन सी नदी है? खारून नदी। खारून नदी के बारे में क्या दिया हुआ है? उद्गम कहां से होगा? पेटेचुआ की पहाड़ियां। ठीक है, पेटेचुआ की पहाड़ियां कहां स्थित है? बालोद जिले में स्थित है। फिर आप आ जाइए विसर्जन पे। विसर्जन शिवनाथ नदी में होगा। किस स्थान पर होगा? सोमनाथ नाम के स्थान पर। कहां पर स्थित है ये? धरसींवा क्षेत्र में स्थित है। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? बालोद जिला, दुर्ग जिला और रायपुर जिला। 3 क्षेत्र से होकर के खारून नदी बहती है। ठीक है, फिर इस नदी पर बसा, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? बसा तटीय नगर कौन सा है? रायपुर। और तरीघाट जो क्षेत्र है दुर्ग जिले का, वो जो क्षेत्र है मुख्य रूप से रायपुर जो है खारून नदी पर के तट पर बसा हुआ है। इसके अतिरिक्त दुर्ग जिले का जो तरीघाट है वो क्षेत्र भी क्या है आपका? कहां पर बसा हुआ है? खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर आप देख सकते हो क्या दिया हुआ है? जमुनिया नदी। जमुनिया नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? बलौदा बाजार से हो रहा है। फिर विसर्जन कहां पर हो रहा है? शिवनाथ नदी में हो रहा है। किस जिले में विसर्जन हो रहा है इसका? बलौदा बाजार में विसर्जन हो रहा है। बलौदा बाजार में जाकर के ये किस में मिल रही है? शिवनाथ नदी में मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या देखा हमने? ये 4 नदियां देखी। किससे संबंधित? ये 4 नदियां जो है आपकी, ये है शिवनाथ नदी की सहायक नदियां। किस ओर से आ रही हैं? दक्षिण की ओर से। तो क्या कोई और भी नदी है? यदि आपको मैप याद होगा तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या कोई और भी नदी है जो शिवनाथ में दक्षिण की ओर से आकर के मिलती है। आइए देख लेते हैं। नहीं, तो यहां पर आकर के आपका क्या हो जाता है? जो महानदी अपवाह तंत्र था वो समाप्त होता है। ठीक है, तो पहला जो अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र, वो हमने कवर अप कर लिया है। अब हम आ रहे हैं दूसरा जो राज्य का सबसे बड़ा अपवाह नदी अपवाह तंत्र है, वो कौन सा नदी अपवाह तंत्र है? ये आप देख सकते हो कौन सा? ये है आपका गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के बारे में क्या फैक्ट दिया हुआ है देख लीजिए यहां पर। हाँ जी, वापस आ जाइए। तो गोदावरी अपवाह तंत्र जो है, गोदावरी अपवाह नदी तंत्र जो है, नदी अपवाह तंत्र जो है, क्या दिया हुआ फैक्ट यहां पर? सबसे पहली चीज तो ये छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है। ठीक है, ये क्या है? छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र का कितना हिस्सा? लगभग 28.62% का हिस्सा कवर अप करता है। ठीक है, विस्तार कहां से कहां तक के हैं? 38,694। ठीक है, यानी 38,694 स्क्वायर किलोमीटर, इतने एरिया में ये विस्तृत है। ठीक है, ढाल किस ओर है? गोदावरी नदी का जो ढाल है या इस पूरे क्षेत्र का जो ढाल है, मुख्य रूप से ये कहाँ प्रवाहित होती है? दंडकारण्य के क्षेत्र में, बस्तर जो संभाग है हमारा, वहां पर ये प्रवाहित होती है। तो उस पूरे क्षेत्र का जो ढाल है वो किस ओर है? पश्चिम से दक्षिण की ओर है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको कि इस पूरे क्षेत्र का जो ढाल है वो किस ओर है? पश्चिम से दक्षिण की ओर है। ठीक है, तो गोदावरी नदी तो हमारे राज्य से होकर के प्रवाहित नहीं होती है। जो बस्तर में थोड़ा सा एक फंबल हो गया,
बताने में, मैं फिर से इस चीज़ को क्लियर कर दे रहा हूँ। हमारे राज्य से जो दक्षिण के क्षेत्र से यानी दंडकारण्य के क्षेत्र से या बस्तर के क्षेत्र से जो प्रमुख रूप से प्रवाहित होने वाली नदी है वो कौन सी नदी है? इंद्रावती नदी है। जिस प्रकार से महानदी मैदानी क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी रेखा का काम करती है, उसी प्रकार से इंद्रावती नदी जो है वो बस्तर के क्षेत्र के लिए जीवन रेखा का कार्य करती है, बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, ये जो इंद्रावती नदी है यह जा करके गोदावरी नदी में समाहित होती है, यानी इंद्रावती नदी जो है वो गोदावरी नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो चूंकि ये गोदावरी नदी में समाहित होती है इसलिए हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र। लेकिन गोदावरी नदी जो है वो हमारे राज्य से होकर के प्रवाहित नहीं होती है। हमारे राज्य की जो सीमा रेखा है, कुछ क्षेत्र जो है जैसे बीजापुर या सुकमा का जो क्षेत्र है वहां पर आपकी सीमा रेखा से होकर के प्रवाहित होती है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भारत के जो आपके प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है कौन सी नदी? गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, गोदावरी नदी को दक्षिण क्षेत्र की, भारत के दक्षिणी क्षेत्र की गंगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका गोदावरी अपवाह तंत्र का बेसिक हुआ, इंट्रो हुआ। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि गोदावरी अपवाह तंत्र का मैप आपका किस प्रकार से है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा बस्तर संभाग का आपका मैप है। यहाँ पर इसमें बहने वाली जो गोदावरी नदी, गोदावरी नदी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो गोदावरी नदी है यहाँ पर है आपकी। गोदावरी नदी कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र में आप देखिए, यहाँ पर आपकी ये गोदावरी नदी। ठीक है, और जो बस्तर से मुख्य रूप से प्रवाहित होने वाली नदी है वो ये नदी है, कौन सी? इंद्रावती नदी। ये देख सकते हैं यहाँ पर, इस प्रकार से ये इंद्रावती नदी पूरे बस्तर के बीचों बीच से होकर के प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कौन कौन सा जिला इसमें आ जा रहा है? ये आपका बस्तर जिला आ जा रहा है। कुछ हिस्सा आपका कौन सा आ रहा है? ये आ जाइए, हाँ ये बस्तर हो गया, बीजापुर का जिला है, पूरा यहाँ से होकर के ये प्रवाहित होती है। और यहाँ पर जाकर के ये गोदावरी से जिस स्थान पर ये जाकर के मिलती है, कौन सी नदी? इंद्रावती नदी। वो स्थान आपका कहलाता है क्या? सोमनूर संगम। ठीक है, कौन सा संगम कहलाता है? सोमनूर संगम कहलाता है। ठीक है, और यहाँ से होती हुई फिर ये गोदावरी नदी देखिए, ये हमारे राज्य के बाहर ये बाहर चली जाती है आंध्र प्रदेश की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक, फिर एक और इंपॉर्टेंट नदी है जो गोदावरी नदी की सहायक नदी कह सकते हैं हम इसको। ये कौन सी नदी? ये आपकी शबरी नदी। ये सुकमा और इधर ये जो आपका एरिया है कौन सा? बस्तर का क्षेत्र, यहाँ से होकर के प्रवाहित हो रही है। ठीक है, शबरी नदी, या इसी को हम बोल देते हैं ये आ गई आपकी कोलाब नदी। ठीक है, ये नदियां जो है मुख्य रूप से इस गोदावरी नदी की सहायक हैं। अब बाकी जो नदियां यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सब क्या है? किसी न किसी रूप में सब की सब जो है गोदावरी की ही सहायक है, लेकिन पहले किस में सहायक हो रही है? ये इंद्रावती नदी में सहायक हो रही है। तो देख सकते हो आप इंद्रावती नदी में कौन कौन सी सहायक हो रही है। जैसे कि आप उत्तर से शुरू करो तो ये पहली आ रही है आपकी मारकंडी, फिर आपकी आ गई कौन सी? कोसर टेढ़ा, फिर आपकी कौन सी आ गई? नारंगी नदी, जो माकड़ी की पहाड़ियों से उद्गम होता है इसका। फिर आपकी आती है बोर्डिंग। ठीक है, फिर कौन सी है? ये अबूझमाड़ की पहाड़ियों से निकल रही नदी गुडरा नदी। फिर आपकी कौन सी नदी है? ये निबरा नदी। ये आप देख लो कहाँ से निकल रही है? अंतागढ़ की पहाड़ियों से निकल रही है। ठीक है, फिर आप देख लो यहाँ पर ये कोटरी नदी। कोटरी नदी जो है ये कहाँ से निकल रही है? कोटरी नदी अगर आप ध्यान दोगे तो कोटरी नदी राजनांदगांव के क्षेत्र से उद्गमित होती है। फिर ये एक बांदले नदी है इस प्रकार से। ठीक है, फिर यहाँ पर आप आओगे तो ये देख सकते हैं आप, हाँ दक्षिण से कौन कौन सी नदियां इसमें मिल रही है? तो एक आप पहला देखोगे ये चिंतावागु। ठीक है, फिर आपकी नंदीराज। ठीक, फिर ये है आपकी शंखिनी, फिर ये है डंकिनी, बहुत इंपॉर्टेंट शंखिनी डंकिनी। ठीक है, कांगेर घाटी से इनका क्या हो रहा है? उद्गम हो रहा है। फिर ये आप देख सकते हो कांगेर नदी है। कांगेर नदी जो है ये कोलाब नदी में समाहित हो रही है। मुनगा बहार नदी, जिस पर की तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से शबरी नदी की एक और सहायक नदी आप देखोगे मालेगर नदी। ठीक है, फिर ये कौन सी नदी है? ये मुल्तार वागु। ये सारी नदी जो है ये इस प्रकार से ये चिता नदी, फिर तालपेरू नदी,
ये सारी की सारी नदियां जो है ये किसकी सहायक हो गई, गोदावरी नदी की सहायक हो गई। तो इसमें से कुछ नदियां जो है वो इंद्रावती की सहायक है, जो इंद्रावती में सीधे सीधे रूप से अपना जल समाहित कर रही है, किसमें, इंद्रावती नदी में समाहित कर रही है, वो सारी की सारी इंद्रावती की सहायक हो गई। जो सीधे के सीधे अपना जो जल समाहित कर रही है शबरी नदी में या कोलाब नदी में, तो वो शबरी या कोलाब की सहायक हो गई। और जो सीधे सीधे अपना जल समाहित कर रही है गोदावरी में, वो गोदावरी की सहायक हो गई। तो पूरा का पूरा जो गोदावरी का अपवाह तंत्र है वो किस क्षेत्र को, पूरा का पूरा आपका दक्षिणी बस्तर क्षेत्र को कवर करता है, यानी दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, दक्षिणी दंडकारण्य का जो क्षेत्र है, उस एरिया को ये कवर करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब देख लेते हैं इसमें ये, हाँ, कोटरी नदी का जो उद्गम हुआ है ये देख लो, मोहला, मोहला जो है मानपुर मोहला का जो क्षेत्र है, कहाँ, राजनांदगांव जिले का, वहां से आपका कोटरी नदी का ये उद्गम हुआ। ये भी क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है किसकी, इंद्रावती की। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर और कौन सी नदी है, थोड़ा अगर हम ऊपर जाते हैं मैप में तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बाघ नदी, ये सब भी क्या है, बाघ नदी देख लीजिए। बाघ नदी जो है कहां पर है, ये देख लीजिए, ये आप ऊपर देखिए, ये है बाघ नदी। तो बाघ नदी कहाँ है, बाघ नदी किससे जाकर के मिल रही है, बाघ नदी आपकी जाकर के मिल रही है किसमें, इसका उद्गम कहां पर है, कुलझाड़ी पहाड़। ठीक है, ये राजनांदगांव जिले में पड़ रहा है आपका। ये बाघ नदी जाकर के मिल रही है वैनगंगा नदी में, और ये जो वैनगंगा नदी है ये आकर के आगे मिल रही है किसमें, अरण नदी में, और यही अरण नदी नीचे जाकर के किसमें मिल रही है, गोदावरी नदी में मिल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारी की सारी नदियां जो है ये आपकी किसकी, गोदावरी अपवाह तंत्र का भाग हो गई। और मुख्य रूप से जो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित हो रही हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, इंद्रावती, शबरी, और इसके अतिरिक्त ये जो सारी नदियां यहाँ पर जो इसकी सहायक नदियां हैं ये आपका पार्ट है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र का। ठीक है, अब ये मैप आप ध्यान रख लीजिए, मैप को आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले करके, क्योंकि आगे जब हम फैक्ट्स पढ़ेंगे तब आपको इस मैप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे आपका मैप के बाद क्या फैक्ट्स दिए हुए हैं ये हम देख लेते हैं। देखिए गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बारे में क्या फैक्ट दिया हुआ है, कहां से उद्गम होता है इसका, इसका जो उद्गम होता है ये होता है त्रयंबक पहाड़ी। त्रयंबक पहाड़ी कहां पर स्थित है, ये स्थित है आपकी नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, विसर्जित कहां पर होगी, ये बंगाल की खाड़ी में विसर्जित होगी। प्रवाह क्षेत्र कौन सा होगा, महाराष्ट्र राज्य, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य, 3 राज्यों से होकर के गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, सहायक नदियां कौन कौन सी है गोदावरी नदी की, प्राणहिता। ठीक है, इसके अतिरिक्त इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ की बस्तर क्षेत्र की प्रमुख नदी है। फिर है आपका मंजीरा, फिर है आपका वैनगंगा, उसूर, शबरी नदी जो हमने देखा, तालपेरू हमने देखा, बाघ नदी ये हमने देखा, गुब्बई वागू ये नदी हमने देखा। ये सारी नदी जो है इसमें से मंजीरा और वैनगंगा और उसूर को छोड़ करके ये सारी नदियां जो है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से होकर के प्रवाहित होती हैं या उसकी सीमा रेखा से होकर के प्रवाहित होती हैं, जो कि सब की सब क्या है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। फिर आप देख सकते हो गोदावरी नदी एवं महानदी अपवाह तंत्र को कौन सी घाटी, तेलिन घाटी, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तेलिन घाटी क्या है। तेलिन घाटी आपका गोदावरी नदी और महानदी का जो अपवाह तंत्र है, दोनों के अपवाह तंत्र को क्या करती है, विभाजक का कार्य करती है, यानी कि उनको बांटने का या अलग अलग करने का कार्य करती है। फिर आप आगे देख सकते हैं, आगे आपका गोदावरी नदी के बाद क्या है, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है वो कौन सी है आपकी, देख लीजिए, गोदावरी नदी की जो सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है आपकी वो है इंद्रावती। देख लेते हैं इंद्रावती नदी के बारे में क्या फैक्ट है आपके पास। इंद्रावती नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, देख लीजिए, इंद्रावती नदी का उद्गम ये हो रहा है आपका मुंगेर पहाड़ी से। मुंगेर पहाड़ी कहां पर स्थित है, कालाहांडी जिले में स्थित है। कालाहांडी जिला किसका हिस्सा है, उड़ीसा राज्य का हिस्सा है। विसर्जन कहां पर होगा, गोदावरी नदी में होगा। इंद्रावती विसर्जित होगी किसमें, गोदावरी नदी में। कहां पर है ये, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र की सीमा में। ठीक है, जो स्थान हमने देखा था सोमनूर जो स्थान हमने देखा था, वहां पर जाकर के ये क्या होती है, गोदावरी नदी में मिल जाती है।
फिर छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है, बस्तर जिले में प्रवाहित होती है, दंतेवाड़ा जिले में प्रवाहित होती है, बीजापुर जिले में प्रवाहित होती है। ठीक है, इंद्रावती नदी की जो इस नदी के जो तट पर बसने वाले जो शहर हैं वो कौन कौन से शहर हैं, पहला है आपका जगदलपुर, फिर आपका आ जाएगा कौन सा, बारसूर, दंतेवाड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। फिर आपका है अगला भोपालपट्टनम, ये सारे के सारे जो शहर हैं जो तटीय शहर हैं किसके, इंद्रावती नदी के। फिर आप देख सकते हैं कौन सी परियोजना है इंद्रावती नदी के ऊपर, बोध घाट परियोजना, जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, फिर आप देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पहले भी मैंने आपको बताया था, यह नदी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है। इसका प्राचीन नाम क्या है, मंदाकिनी। ध्यान देंगे, ये जो इंद्रावती नदी है इसका प्राचीन नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या दिया हुआ है इसमें, कुल लंबाई जो है नदी की वो कितनी है इंद्रावती नदी की, ये है आपकी 308 किलोमीटर। लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी कितनी लंबाई, छत्तीसगढ़ में कितनी लंबाई में बहती है, ये केवल 264 किलोमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट जो जलप्रपात है इस नदी पर बना हुआ वो कौन सा जलप्रपात है, चित्रकोट जलप्रपात। आप में से बहुत सारे लोग चित्रकोट जलप्रपात के दर्शन कर चुके होंगे। तो ये जो चित्रकोट जलप्रपात है जहां का जल आप देखते हैं वो किस नदी पर स्थित है, वो है आपका इंद्रावती नदी पर स्थित। ठीक है, तो गोदावरी की एक प्रमुख सहायक नदी हो गई कौन सी, इंद्रावती नदी हो गई। अब इसके बाद कौन कौन सी नदियां हैं, अब इंद्रावती अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है। जिस प्रकार से महानदी की एक बड़ी सहायक नदी कौन सी थी, शिवनाथ नदी, शिवनाथ की अपने आप में बहुत सारी सहायक नदियां थी। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंद्रावती की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं देख लेते हैं, ये मैंने आपके लिए जूम कर दिया है, यहाँ पर देख लीजिए कि इंद्रावती में उत्तर की ओर से आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहली है आपकी कोटरी नदी। देखा था हमने मैप में, कोटरी नदी का उद्गम जो है वो कहां पर है, मोहला तहसील में है, कहां पर, राजनांदगांव जिला। इसके बाद विसर्जन कहां पर हो रहा है, इंद्रावती नदी में विसर्जन होगा कहां पर, बीजापुर और महाराष्ट्र की सीमा पर। फिर आप देख सकते हैं प्रवाह क्षेत्र क्या है कोटरी नदी का, राजनांदगांव, कांकेर और महाराष्ट्र का एरिया। फिर यह इंद्रावती की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, जैसे शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी थी भाई, शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी थी आपकी अरपा नदी। उसी प्रकार से ये जो इंद्रावती नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी कौन सी, ये वाली नदी, कोटरी नदी। अब कोटरी नदी की भी एक सहायक नदी है, कौन सी नदी है, खंडी नदी, कांकेर से इसका प्रवाह होता है। फिर आप आ जाओ निबरा नदी पर, निबरा नदी का उद्गम कहां पर है, अंतागढ़ क्षेत्र जो कि कांकेर जिले का हिस्सा है। भैरमगढ़ के समीप इंद्रावती में इसका विसर्जन होता है। प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है, सोनपुर और बेहरमाड़ का क्षेत्र जो है वो आपका निबरा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। फिर आगे आ जाइए, कौन सी नदी, गुडरा नदी। गुडरा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है भाई, गुडरा नदी का उद्गम स्थल है अबुझमाड़ की पहाड़ियां, जो कि नारायणपुर क्षेत्र में, नारायणपुर जिले में स्थित है। विसर्जन कहां पर होता है गुडरा नदी का, इंद्रावती नदी में बारसूर के पास। प्रवाह क्षेत्र जो है गुडरा नदी का वो कहां पर है, नारायणपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा। फिर आप आगे आ जाइए, अगली जो नदी है हमारे पास ये नदी है बोर्डिंग। ठीक है, कौन सी नदी है, बोर्डिंग नदी। बोर्डिंग नदी का उद्गम जो है वो है कोंडागांव। ठीक, विसर्जन कहां पर हो रहा है, दंतेवाड़ा जिले में जाकर के ये किस में मिल जा रही है, इंद्रावती में मिल जा रही है। अगली जो नदी है नारंगी नदी, नारंगी नदी का उद्गम हो रहा है आपका माकड़ी की पहाड़ियों से। माकड़ी की पहाड़ियां स्थित है कोंडागांव जिले में, विसर्जित हो रही है ये इंद्रावती नदी में। सहायक नदी जो है नारंगी नदी की वो कौन कौन सी है, मारकंडी नदी। ठीक है, इसके बाद जो फैक्ट है वो दिया हुआ है कि कोंडागांव नगर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये इसी नारंगी नदी के तट पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका सीजी व्यापम में और सीजीपीएससी में पूछा गया है कि कोंडागांव किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये आप ध्यान देंगे नारंगी नदी के तट पर स्थित है। फिर आप आ जाइए भंवरडिंग नदी। भंवरडिंग नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है, कोंडागांव तहसील है, और विसर्जित कहां पर हो रही है, ये हर्रा कोडेर नामक स्थान पर विसर्जित हो रही है। तो
तो इस प्रकार से ये नदियां कौन कौन सी हुई, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो इंद्रावती की सहायक नदियां हैं। और कहां से आकर के इसमें मिल रही हैं, किस दिशा से, उत्तर की ओर से आकर के मिल रही है। आगे आप देख सकते हैं कि दक्षिण की ओर से आकर के इंद्रावती में जो मिलने वाली नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसको आपके लिए मैं जूम कर देता हूं। देख सकते हैं सबसे पहले कौन सी नदी है, चिंतावागु नदी। चिंतावागु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, कुटरू बीजापुर का पठार, जो कि बीजापुर के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, कुटरू आपका एक जो वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र भी है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, विसर्जन कहां पर हो रहा है, आपका बीजापुर में हो रहा है। ठीक है, चिंतावागु का जो प्रचलित नाम है वो क्या है, सीता धारा। ठीक है, वहां की जो स्थानीय बोली है उसमें चिता या चिंता जो नाम है वो सीता के लिए प्रयोग होता है और वागु जो होता है वो धारा के लिए प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से ये इसका जो एक्चुअल नाम है वो क्या है, वो सीता धारा है, प्रचलित नाम जो है। ठीक है, यह किसकी, ताल पेरू नदी जो हमने देखा था, ताल पेरू जो थी आपकी गोदावरी की सहायक नदी थी, उसकी सहायक नदी कौन सी हो गई, चिंतावागु हो गई। फिर आता है आपका कौन सा, डंकिनी नदी। ठीक है, डंक नहीं मारेगी भाई, ध्यान रखना। डंकिनी नदी क्या नदी है, ये उद्गम कहां पर होगा डंकिनी नदी का, देख सकते हैं आप उद्गम स्थल लिखा हुआ है डंकिनी नदी का, डांगरी डोंगरी। ठीक है, जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। विसर्जन कहां पर होता है, डंकिनी नदी जा करके मिल जाती है अपनी दूसरी नदी कौन सी, शंखिनी नदी में। ठीक है, शंखिनी नदी में कहां पर आकर के मिलती है, बारसूर नामक स्थान पर आकर के मिलती है। ये किसकी सहायक नदी है, इंद्रावती की सहायक नदी है। डंकिनी के बाद आप देखिए दूसरा कौन सा नाम आ रहा है यहाँ पर, शंखिनी नदी का। शंखिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहां पर है, नंदीराज चोटी। देख सकते हैं यहाँ पर शंखिनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा स्थल है, नंदीराज चोटी। नंदीराज चोटी जो है आपका कहां पर स्थित है, बैलाडीला की पहाड़ियों में स्थित है। बैलाडीला की पहाड़ियां कहां स्थित है, दंतेवाड़ा जिले में। फिर आप देख सकते हो विसर्जन किस में होता है, डंकिनी नदी में होता है, दंतेश्वरी मंदिर के पास। ठीक है, ये दोनों नदियां जहां पर एक दूसरे से मिलती हैं उसी जगह पर इन्हीं के जो संगम स्थल पर कौन सा नगर स्थित है, दंतेवाड़ा नगर स्थित है। और दंतेश्वरी मैया का जो मंदिर है वो इन्हीं के संगम पर स्थित है। देख सकते हैं ये फैक्ट भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में, शंखिनी नदी के बारे में ये है कि ये प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। ये भी क्वेश्चन आपका CGPSC में पूछा गया है। ठीक है, तो बैलाडीला से जो निकलता है लौह अयस्क, उसकी धुलाई इस नदी के जल में की जाती है, जिस वजह से इसका रंग कैसा है, लाल हो जाता है। ठीक है, और कौन कौन सा, यही जो शंखिनी नदी है। ठीक है, शंखिनी नदी एवं डंकिनी नदी के संगम पर, शंखिनी नदी और डंकिनी नदी के संगम पर दंतेश्वरी मैया का मंदिर स्थित है। ठीक है, ध्यान देंगे, दंतेश्वरी मैया का मंदिर स्थित है। और इसी वजह से डंकिनी शंखिनी नदी के मिलने के बाद ये जो नदी है दंतेवाड़ा नदी कहलाती। क्यों, क्योंकि इसी के तट पर ही दंतेवाड़ा जो शहर है वो बसा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। इसके आगे आप देख लीजिए और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं दक्षिण की ओर से मिलने वाली इंद्रावती में। ये आपकी हाँ, दक्षिण की ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, ये किसकी सहायक नदियां आप देख रहे हो, ध्यान दीजिएगा, इंद्रावती की सहायक नदियां देख रहे हो। उत्तर की ओर से आने वाली जो नदियां थी, 6 नदियां हमने पढ़ी, कौन कौन सी, कोटरी, फिर निबरा, फिर गुडरा, फिर बोरडिंग, फिर नारंगी, फिर भंवरडिंग। अब हम जो देख रहे हैं वो कौन सी नदियां देख रहे हैं, दक्षिण की ओर से जो आकर के इंद्रावती में मिल रही है नदियां, वो कौन कौन सी, चिंतावागु हमने देखा, डंकिनी देखा हमने, शंखिनी देख लिया। अब जो बची हुई नदियां हैं जो दक्षिण की ओर से आकर के इंद्रावती में मिल रही हैं, उसमें सबसे प्रमुख देखिए, सबसे पहला जो आपके सामने है वो है शबरी नदी। शबरी नदी यहां पर देख सकते हैं, ये शबरी नदी। शबरी नदी का उद्गम कहां पर है भाई, देखिए शबरी नदी का जो उद्गम दिया है वो आपका सीकराम श्रेणी, कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। ये विसर्जन कहां पर हो रहा है, गोदावरी में हो रहा है। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, बस्तर सुकमा का क्षेत्र है। सहायक नदी कौन सी है, कांगेर नदी है। और कांगेर की जो सहायक नदी है वो मुनगा बहार नदी है। मुनगा बहार नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। इसके अलावा पोटेरू, मोलेगर नदी जिसका उद्गम स्थल कौन सा है, बैलाडीला की पहाड़ियां। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो इस शबरी नदी की सहायक नदियां। ठीक है, कौन सी परियोजना इसमें संचालित है, शबरी परियोजना संचालित है। ओडिशा
में स्थित है शबरी परियोजना। इसके अतिरिक्त पोलावरम परियोजना, जिसके बारे में अभी विगत दिनों में ये चर्चित रहा है विषय, पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना जो है वो 3 राज्यों का एक जॉइंट जो है कंबाइंड जो है संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्य? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। राज्यों के मध्य जल के बंटवारे को लेकर के विवाद है, इसलिए ये अभी विवाद का विषय है। इसके बाद आप देख सकते हैं क्या, इसके बाद क्या दिया है फैक्ट इसके बारे में, शबरी नदी के बारे में। शबरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या नाम है? कोलाब नदी। शबरी नदी का जो प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, वो क्या नाम है? कोलाब नदी। यह छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा को बनाती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा को कोलाब नदी बनाती है और यह एकमात्र नदी है राज्य की जिसमें क्या जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। कहां से लेकर के कहां तक के? कोंटा, सुकमा कोंटा से लेकर के कुनावरम, ठीक है, इस स्थान तक के 36 किलोमीटर का जो ये लंबाई है वो जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो कांगेर नदी जो कि इसकी सहायक नदी थी, उस पर भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुनगा बहार जो नदी थी उसमें कौन सा जलप्रपात? तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। फिर आप नेक्स्ट आ जाओ, कौन सी नदी? बाघ नदी। बाघ नदी किसकी सहायक नदी है भाई? बाघ नदी आपकी इंद्रावती की सहायक नदी हो गई। बाघ नदी का उद्गम कहां पर हो रहा है? कुलझाड़ी की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? ये राजनांदगांव जिले में स्थित है। ये विसर्जित कहां पर हो रही है? वैनगंगा नदी में विसर्जित हो रही है। मैप में हमने देखा था वैनगंगा नदी की स्थिति। ये बालाघाट जिला जो है आपका मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। फिर आप देख सकते हो वैनगंगा किसकी सहायक है? वैनगंगा नदी सहायक है गोदावरी नदी की। फिर आप देख लीजिए तालपेरू नदी। तालपेरू नदी का उद्गम कहां पर हो रहा है? तालपेरू नदी का जो उद्गम हो रहा है वो नंदीराज शिखर से हो रहा है। नंदीराज शिखर किसकी पहाड़ियां हैं? बैलाडीला पहाड़ियों का जो क्षेत्र है। नंदीराज शिखर जब हम पढ़ रहे थे तब हमने देखा था इसकी जो ऊंचाई थी शिखर की वो कितनी थी? 1210 मीटर। छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है नंदीराज शिखर। फिर आप आ जाइए आगे, सहायक नदियां जो है वो कौन कौन सी है? चिंतावागू नदी या फिर और चिंतलनार नदी। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है आपका? दंतेवाड़ा जिला और बीजापुर जिला। इसे मुरेलू या तालपियर नदी भी कहा जाता है। किसको? तालपेरू नदी को। ठीक है, तो ये आपकी हुई सहायक नदियां किसकी? इंद्रावती की। और किस क्षेत्र से आ रही है? ये देख सकते हैं आप कौन से क्षेत्र से आ रही है? दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां हैं। किसमें? इंद्रावती में। तो ये सारी नदियों के बारे में हमने पढ़ा। अब आ जाइए आप, यहां पर आपका जो है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र जो है वो समाप्त होता है। अब इसके बाद के जो अपवाह तंत्र है वो काफी छोटा छोटा हिस्सा जो है वो कवर करते हैं। ठीक है, ये जो गंगा नदी अपवाह तंत्र जो है वो तीसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके बारे में हमने जब प्राकृतिक विभाजन जब हम पढ़ रहे थे, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी बघेलखंड का पठार था और जशपुर पाट प्रदेश का जो एरिया था, उस एरिया में बहने वाली जो नदियां थी जो कि सोन नदी की सहायक नदियां हुआ करती थी, तो वहां पर जब हमने पढ़ा था तो उसी टाइम कुछ ज्ञान इसके बारे में हमने लिया था। और मैंने उस टाइम भी बोला था कि जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे नदियों का तो उस टाइम पे हम यहाँ से बहने वाली नदियों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं गंगा अपवाह तंत्र। गंगा अपवाह तंत्र के लिए आपके सामने जो फैक्ट रखा हुआ है, देख सकते हैं क्या फैक्ट रखा हुआ है यहाँ पर। ध्यान से देखिए क्या फैक्ट दिया हुआ है गंगा अपवाह तंत्र के बारे में। गंगा अपवाह तंत्र के बारे में फैक्ट दिया हुआ है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में। जब हम प्राकृतिक विभाजन पढ़ रहे थे तो भी मैंने आपको यह बताया था कि जो उत्तरी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, पूर्वी बघेलखंड का पठार या पाट प्रदेश, उसका जो ढाल है वो किस तरफ है? उत्तर की ओर, यानी उत्तर प्रदेश की ओर। ठीक है, उत्तर की ओर भौगोलिक रूप से, लेकिन भौगोलिक रूप से जो उत्तर में क्षेत्र आ रहा है वो कौन सा क्षेत्र आ रहा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की ओर इसका ढाल होने की वजह से पूर्वी बघेलखंड में जितनी भी नदियां उद्गमित होती हैं या फिर पाट प्रदेश की जो भी नदियां हैं वो क्या होती हैं? ऊपर जा करके जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है उसकी एक जो प्रमुख नदी है, कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी में जा करके मिलती। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र में इसका योगदान कितना है? 13.62%। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब गंगा अपवाह तंत्र की एक जो प्रमुख नदी है वो कौन सी नदी है? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? सोन नदी का उद्गम हो रहा है आपका सोनमुड़ा। सोनमुड़ा नामक स्थान है
ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, अमरकंटक की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। विसर्जन कहां पर होगा सोन नदी का, रामनगर नामक स्थान पर होता है जो कि बिहार में स्थित है, ठीक है। प्रवाह क्षेत्र कहां से कहां तक के है, मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है सोन नदी, उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है, झारखंड में प्रवाहित होती है, बिहार में प्रवाहित होती है, ठीक है। सोन नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है देख सकते हैं, बनास नदी जो कि छत्तीसगढ़ से होकर के प्रवाहित होती है, गोपद, रिहंद और कन्हार, ये चारों की चारों सहायक नदियां जो है सोन नदी की सहायक नदियां हैं। और कहां से होकर के प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से होकर के प्रवाहित होती है। तो सोन जो शब्द है वो कहां से आया, सोने से आया। तो क्यों इसका नाम पड़ा सोना, क्योंकि इस नदी की जो रेत है, ठीक है, ध्यान देंगे, इस नदी की जो रेत है उसका जो पीलापन है वो पीलापन सोने के समान है। इस वजह से सोने के कण इसमें पाए जाते हैं इस नदी की रेत में। इस वजह से जो पीलापन जो लिए हुए इस नदी का रेत है वो सोने की तरह चमकता है। तो इस वजह से इस नदी को हम क्या बोल देते हैं, सोन नदी कहते हैं, ठीक है। सोन नदी का प्राचीन नाम क्या था, सोहन नदी था, ठीक है। और क्या क्या नाम थे इसके, सोनभद्र भी कहा जाता था इसको, या हिरण्यवाह भी कहा जाता था, किसको, सोन नदी को। ध्यान देंगे, तो गंगा अपवाह तंत्र की एक प्रमुख नदी हुई कौन सी नदी, सोन नदी। अब इस सोन नदी का जो गंगा अपवाह तंत्र का जो आपका मैप है वो देख सकते हैं यहाँ पर। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये जो मैप है मैंने कोशिश की है पूरी की पूरी हाथ से बनाने की। आपसे भी ये आग्रह है कि यदि आप भूगोल पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैप को अपने हाथ से बना करके फैक्ट्स को उसमें जो है वो फाइंड आउट करने की या मैपिंग करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको आसानी से चीजें याद रहेंगी। तो देख सकते हैं इसमें ये कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ी है। कहां पर दिखाई दे रही है आपको अमरकंटक की पहाड़ी, ये, इसको मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूं, ये है आपकी अमरकंटक की पहाड़ियां। यहां पर, यहां से सोन नदी का जो है वो उद्गम हो रहा है और ये मध्य प्रदेश से होती हुई इस प्रकार से ये बहती हुई उत्तर प्रदेश से आगे ये आपका इधर चली जाएगी, बिहार झारखंड से होती हुई निकलती है, ठीक है, ठीक। तो अब इसमें अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका उद्गम हुआ सोन नदी का, ठीक। अब इसके बाद क्या है आपका, सोन नदी के उद्गम के बाद आप देख सकते हैं और कौन सी नदी है इसमें, ये आप देख लीजिए। दूसरा जो है ये बनास नदी, ठीक है। बनास नदी का उद्गम कहां से हुआ है, भरतपुर की पहाड़ियों से हुआ है। किस स्थान में जाकर के, शिकारगंज नामक स्थान में जाकर के ये सोन नदी से क्या होती है, मिलती है। इसके अलावा आगे आप देखो सोनहत का जो पठार है, सोनहत के पठार से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है आपका, ये गोपद नदी का। ये बर्दी नामक स्थान पर जाकर के सोन नदी से मिलती है। इस गोपद नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है, महान नदी है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो ये छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी, छुरी मतिरिंगा की पहाड़ी जो कि सरगुजा जिले का एक हिस्सा है। सरगुजा जिले का हिस्सा, वहां से कौन सी नदी आपकी उद्गमित हो रही है, ये रिहंद नदी। ये रिहंद नदी जाकर के सोन नदी में मिलती है किस स्थान पर, चोपन नामक स्थान पर। फिर आप आ जाइए कन्हार नदी पे। कन्हार नदी का उद्गम कहां पर हो रहा है, ये हो रहा है आपका बखोना चोटी में। बखोना चोटी कहां पर स्थित है, पंडरा पाट में स्थित है, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये सारी की सारी नदियां, चार नदियां कौन कौन सी, पहला है आपका गोपद, दूसरी है बनास, तीसरा है रिहंद और चौथा है कौन सा, कन्हार नदी, ठीक है। जो आपकी बनास नदी का उद्गम हो रहा है वो कहां से हो रहा है, भरतपुर की पहाड़ियों से। गोपद नदी का जो उद्गम हो रहा है वो सोनहत के पठार से। रिहंद नदी का जो उद्गम हो रहा है वो छुरी मतिरिंगा की पहाड़ियों से। और जो आपका कन्हार नदी है उसका उद्गम हो रहा है बखोना चोटी जो कि पेंड्रा पाट का हिस्सा है। और ये चारों की चारों नदियां उत्तर की ओर में ढाल होने की वजह से जाकर के गंगा अपवाह तंत्र की एक प्रमुख नदी सोन नदी में जाकर के मिलती हैं। इस प्रकार से पूरे के पूरे इन नदियों के तंत्र से गंगा अपवाह तंत्र का एक प्रमुख हिस्सा इस राज्य में बनता है, ठीक है। अब इन्हीं के फैक्ट्स के बारे में हमको पढ़ना है। तो आई होप आपने मैप का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं हमारे पास। देख सकते हैं सोन नदी की सहायक नदियां, सबसे पहला मैंने किसका नाम लिया था, बनास नदी का। बनास नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, बनास नदी का आपका उद्गम हो रहा है ये भरतपुर क्षेत्र
क्या लिखा हुआ है, मांझी टोली की पहाड़ियां और कुड़िया क्षेत्र, भरतपुर एरिया जो कोरिया जिले का हिस्सा है। विसर्जन किस में हो रहा है, नेचुरली सोन नदी में होगा। कहां पर विसर्जन हो रहा है इसका, शिकारगंज नामक स्थान पर, मैप में हमने देखा था। कहां से प्रवाहित हो रही है, मुख्य रूप से ये कोरिया से होकर के प्रवाहित हो रही है। अगला जो नदी आपने देखा वो कौन सा देखा, जो सोन नदी की सहायक नदी थी, गोपद नदी। गोपद नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहां से हो रहा है, सोनहत का पठार, ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, कोरिया जिले में स्थित है। विसर्जन किस में हो रहा है, सोन नदी में हो रहा है। किस स्थान पर जाकर के ये सोन नदी से मिलती है, बर्दी नामक स्थान पर, जो कि मध्य प्रदेश जिले में स्थित है। प्रवाह क्षेत्र कौन सा है गोपद नदी का, वो है आपका कोरिया, ठीक है। फिर आप आगे आ जाइए, आगे आपकी जो तीसरी नदी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, रिहंद नदी। रिहंद नदी का उद्गम कहां से है, ये आपका है छुरी मतिरिंगा की पहाड़ियां। कहां पर स्थित है ये, सरगुजा जिले में स्थित है। विसर्जन कहां पर होगा, सोन नदी में होगा। कहां पर, किस स्थान पर, चोपन के समीप। ये सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में एक स्थान है चोपन, वहां पर जाकर के विसर्जित होगी। इसकी सहायक नदियां, रिहंद नदी की जो सहायक नदियां हैं ये मदान नदी और मोरनी नदी, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आ जाइए अगली जो नदी, ये जो नदी है इसका और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, पहली तो थी आपकी मदान मोरनी, किसकी सहायक नदियां, रिहंद की। और कौन सी नदियां हैं, गोबरी नदी, फिर सूर्या नदी, फिर घुनघुट्टा नदी। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो रिहंद की सहायक नदियां हैं। प्रवाह क्षेत्र जो है रिहंद नदी का वो कौन कौन सा है, सरगुजा जिला, ठीक है, देख सकते हैं सरगुजा जिला, सूरजपुर जिला और बलरामपुर जिला, ठीक है। रिहंद नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, रेणु, ठीक है, रेणु प्राचीन नाम था, या फिर रेंड के नाम से रिहंद नदी को प्राचीन काल में जाना जाता था। इस नदी पर क्या सॉरी इस नदी पर उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में रिहंद बांध स्थापित किया गया है, ठीक है। रिहंद नदी पर सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश में कौन सा बांध स्थापित किया गया है, रिहंद बांध स्थापित किया गया है, या फिर इसी को हम बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है। कौन सा बांध हम कहते हैं, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट देख सकते हो यहां पर कौन सा, कन्हार नदी। कन्हार नदी का उद्गम कहां पर है, बखोना चोटी। बखोना चोटी कहां पर स्थित है, बखोना चोटी आपका स्थित है पंडरापाट में। पंडरापाट कहां पर स्थित है, बगीचा तहसील में। बगीचा तहसील कहां का हिस्सा है, जशपुर जिले का, ठीक है। विसर्जन कहां पर होगा इसका, सोन नदी में। प्रवाह क्षेत्र कौन सा होगा, जशपुर का क्षेत्र और बलरामपुर जिले का क्षेत्र। तटीय स्थान कौन सा है, डीपाडी। डीपाडी बलरामपुर का एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है भाई। सहायक नदी कौन कौन सी कन्हार नदी की, सिंदूर नदी, गलफुला नदी, पेंजन नदी और चनान नदी, ठीक है। जो आपकी कन्हार नदी है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा को निर्धारित करती है, बनाती है, यानी इन दोनों राज्यों की सीमा रेखा से होकर के प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, कन्हार नदी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये किसकी सहायक नदियां थी, ये चारों की चारों जो नदियां थी ये सहायक थी किसकी, सोन नदी की सहायक नदियां थी। और सोन नदी किसका पार्ट है, किसका भाग है, ये है गंगा के अपवाह तंत्र का हिस्सा। आगे हम देख लेते हैं हमारे पास अगला जो अपवाह तंत्र का हिस्सा है वो है ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, और इसके बाद हम देखेंगे नर्मदा अपवाह तंत्र, बहुत ही छोटा हिस्सा है। पूरे छत्तीसगढ़ के जो अपवाह तंत्र है उसका बहुत ही छोटा हिस्सा है। तो बेसिक इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ब्राह्मणी अपवाह तंत्र क्या है, ठीक है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के बारे में जान लीजिए। ब्राह्मणी नदी जो है वो राउरकेला के पास दक्षिण कोइल एवं शंख नदी के संगम से बनती है, ठीक है। राउरकेला के, यह नदी राउरकेला के पास दक्षिण कोइल एवं शंख नदी के संगम से बनती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वो क्या है, शंख नदी है। और शंख नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है, झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा से हुई है। केवल इस एकमात्र नदी के कारण हमको ब्राह्मणी अपवाह तंत्र को पढ़ना है। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में जो इस एकमात्र नदी का जो योगदान है, जिसका उद्गम हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा से हुआ है, वो कौन सी नदी है आपकी, शंख नदी, ठीक है। अब शंख नदी के बारे में जान लेते हैं। शंख नदी का उद्गम कहां पर माना जा रहा है, रायडीह नामक जो स्थान है उसके दक्षिण से माना जा रहा है। और ये कहां पर पड़ता है आपका, गुमला जिला,
गुमला जिला आपका पड़ेगा झारखंड में। यह नदी सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। यह प्रदेश के अफवाह तंत्र का कितना हिस्सा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र जो है प्रदेश के अफवाह तंत्र का कितना हिस्सा, 1.03% हिस्सा जो है वो बनाती है। और इसका जो विस्तार है कितने क्षेत्र में, 1394.55 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। ठीक है, ध्यान देंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो इतना ही बेसिक हमको ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र के बारे में जानना था। इसके बाद आप देख लीजिए अगला जो है आपका नर्मदा नदी अफवाह तंत्र। जिस प्रकार से ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र में बहने वाली एकमात्र नदी शंख नदी का उद्गम जो हो रहा था वो कहां से हो रहा था, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा से हो रहा था। उसी प्रकार से नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, नर्मदा नदी यद्यपि हमारे राज्य से होकर के प्रवाहित नहीं होती है, हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से होकर के प्रवाहित होती है। चूंकि हमारे राज्य में उद्गमित होने वाली दो नदियां जो है वो इस नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, इसलिए हमें नर्मदा नदी अफवाह तंत्र के बारे में अध्ययन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो कौन कौन सी नदियां हैं देख सकते हैं। सबसे पहले प्रदेश के अफवाह तंत्र के कुल हिस्से का 0.55% हिस्सा जो है वो कौन कवर करता है, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र कवर करता है। कितने क्षेत्र में विस्तृत है ये, 743.88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये विस्तृत है। ठीक है, कौन कौन सा, कबीरधाम जिले में दो नदियां, जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। कबीरधाम जिले की जो दो नदियां हैं कौन कौन सी, पहली नदी है आपकी ताड़ी नदी, ठीक है, दूसरी नदी है आपकी बंजर नदी। ध्यान देना भाई, बंजर नाम है इसका, तो बंजर नदी। ये नदियां जो है अगर आपको छत्तीसगढ़ का मैप पता है तो छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र में यानी जो मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा है वहां से होकर के नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो ये दोनों नदियां किस ओर, पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर के किस में मिल जाती हैं, नर्मदा नदी में मिल जाती हैं। और इस प्रकार से नर्मदा नदी अफवाह तंत्र का ये हिस्सा बनती। तो यहां पर आकर के आपका छत्तीसगढ़ का नदी अफवाह तंत्र जो है वो समाप्त होता है। 5 भागों में हमने इसे बांटा था। पहला था आपका कौन सा, महानदी अफवाह तंत्र, जो कि सबसे ज्यादा विस्तारित है, इसका हिस्सा सबसे ज्यादा बड़ा है, लगभग 56% का इसका हिस्सा है। दूसरा हमने देखा कौन सा, दूसरा हमने देखा गोदावरी नदी अफवाह तंत्र। गोदावरी नदी अफवाह तंत्र का हिस्सा लगभग 28% का है। तीसरा हमने देखा कौन सा, उत्तरी क्षेत्र का आपका कौन सा, गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र जो है वो आपका लगभग 13% का क्षेत्र कवर अप करता है। इसके बाद हमने देखा कौन सा, इसके बाद हमने देखा ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र। ब्राह्मणी नदी अफवाह तंत्र 1.03% का हिस्सा कवर करता है। इसके बाद हमने देखा कौन सा, नर्मदा नदी अफवाह तंत्र, जो कि 0.55% का हिस्सा कवर करता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि महानदी अफवाह तंत्र, गोदावरी नदी अफवाह तंत्र और जो आपका गंगा नदी अफवाह तंत्र है किस प्रकार से इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में अलग अलग क्षेत्रों से प्रवाहित होते हुए संपूर्ण छत्तीसगढ़ को जल प्रदान करती हैं और इस पूरे छत्तीसगढ़ राज्य को उपजाऊ बनाने में अपना योगदान देती हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा अफवाह तंत्र अच्छे से समझ में आया होगा, सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। मैप्स को जो है मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, जिस प्रकार से मैंने हाथ से बनाने की कोशिश की है, आपके सामने रखने की कोशिश की है, वैसे ही आप भी मैप्स को हाथ से बना करके देखिए, फैक्ट्स को उसमें आइडेंटिफाई करिए, मैपिंग करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से जो चीज़ें हैं वो क्लियर होंगी, याद होंगी। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है मैप से रिलेटेड या इस अफवाह तंत्र के टॉपिक से रिलेटेड, प्लीज़ हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे CGPSC की जो लेक्चर सीरीज़ है, फ्री लेक्चर सीरीज़ है, उसका ये आज का लेक्चर था छत्तीसगढ़ का नदी अफवाह तंत्र का। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। और आज की इस सभा को समाप्त करने से पहले फिर से आप लोगों से आग्रह है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है, कोई भी जानकारी लेनी है, तो हमारे स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर आपका फ्लैश हो रहा है उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ऑफलाइन क्लासेस को स्टार्ट करने के लिए सारा जो इस समय महामारी फैली हुई है उस महामारी से बचाव के जो भी उपाय हैं, आपका फेस शील्ड, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स इत्यादि,
का इस्तेमाल करते हुए और पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपकी ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो स्क्रीन पर नंबर हैं उस पर आप क्वेरी कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि जो भी हमारे लेक्चर्स के मटेरियल हैं वो आपको PDF फॉर्म में, रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो आप जा कर के गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करिए तेजस IAS अकेडमी और जो ऐप आप लेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसमें जा कर के आप कोर्स मटेरियल सब्सक्राइब करके सारी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे इस लेक्चर सीरीज़ के साथ आप जुड़े हुए हैं और इसका फ़ायदा ले रहे हैं और आने वाले CGPSC के प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम हैं जो कि आपका होने वाला है कौन सी तारीख को, 14 फरवरी को सन 2021 को। सन 2021 आ चुका है, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो उस डेट को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको आपको क्रैक करने में हमारी ये जो लेक्चर सीरीज़ हैं वो बहुत ही सहायक साबित होंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की ये सभा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।